ओके, सो दिस इज द डे वन ऑफ सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी। हम अपना एक नया स्ट्रीम स्टार्ट कर रहे हैं फिलोसफी का, राइट। दिस इज पार्ट सेकंड ऑफ द फिलोसफी। हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर पहले इंडियन फिलोसफी को कंप्लीट करा है, देन वी विल मूव टुवर्ड द सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी। और सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर टोटल 10 टॉपिक्स है जो अपन को अंडरस्टैंड करना है, राइट। देखिए, दिस पोर्शन ऑफ फिलोसफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। क्यों मैं इसके अंदर बोल रहा हूँ? बिकॉज इट विल कवर योर 125 मार्क्स इन द फिलोसफी। प्लस आप देखें कि ओवरऑल मेंस के अंदर बहुत ज्यादा काम किए टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके अंदर मेंस के अंदर 250 प्लस मार्क्स आप इसके अंदर अटेंड 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 कर सकते हैं, राइट। एंटायर कभी कभार ऐसा होता है, एंटायर ऑप्शनल पेपर कैन कम फ्रॉम दिस टॉपिक्स, ठीक है। सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी के टॉपिक्स के अंदर से आ सकता है। Plus, this is very very important for the prelims examination also. You can attempt two question, at least two question in the prelims examination from this understanding. ठीक है, जो हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे नॉलेज की, इस नॉलेज से, सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी की नॉलेज से दो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है। प्लस ऐसे राइटिंग के अंदर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ओवरऑल जो हम यहाँ पर करेंगे वो 250 मार्क्स ओवरऑल आपके मेंस के अंदर अचीव यहाँ पर करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर एथिक्स का मेजर पोर्शन जो होगा वो कवर हो जाएगा इसके अंदर, राइट। वैसे तो ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर जो बैठे हैं उन्होंने एथिक्स पढ़ा हुआ है मेरे से, ठीक है, बट फिर भी हम इसको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। आपका एथिक्स का एक रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा कि स्क्रैच से ही स्टार्ट करा जाए, ठीक है। तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वी विल अंडरस्टैंड कि सोशो पॉलिटिकल फिलोसफीज के निटी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं वो अपन समझेंगे पहले, फिर जाकर हम इसके अंदर टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट। तो वही अप्रोच रहेगा हमारा। पहले कॉन्सेप्ट हम समझेंगे इसके अंदर, कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम इसके अंदर अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग फिलोसफर्स के अंदर होते हैं वो अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। अगर आप इनके टॉपिक्स भी देखोगे तो टॉपिक्स भी आप देखोगे तो टॉपिक्स से आपको पता चल जाएगा कि यार दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्हाट, फॉर द जीएस पेपर 1 2 3 4, राइट। ऑप्शन के अंदर तो इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 2 3 4 के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। और दिस मेक फिलोसफी ऑप्शन अ वेरी बेनिफिशियल ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। इंडियन फिलोसफी में से ऐसा ऐसा डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, बट आप इंडियन फिलोसफी के कॉन्सेप्ट्स को ऐसे राइटिंग के अंदर तो यूज कर सकते हैं। इतनी सारी नॉलेज आपको जो आई, यूनिक नॉलेज, उसको आप ऐसे राइटिंग के अंदर तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आए। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे टॉपिक्स, तो डायरेक्टली टॉपिक्स आर देयर इन योर जीएस पेपर। सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियल्स, ठीक है, जिसके अंदर हम इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर। इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियल्स के बारे में बात करेंगे, इक्वलिटी, जस्टिस एंड लिबर्टी के बारे में। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, क्योंकि आप देख सकते हैं जीएस पेपर के अंदर पॉलिटी के अंदर और सोशल जस्टिस जो है आपका, सोशल जस्टिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। इन टर्म्स को समझना, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, दैट आर डायरेक्टली गिवन इन आवर प्रेम्बल, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ब्लूप्रिंट के अंदर ये डायरेक्टली दे रखे हैं, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर देखो सोवरेंटी, सोवरेंटी क्या होता है, राइट, इसके बारे में भी अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल डायमेंशन से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑस्टिन की सोवरेंटी क्या है, बोधान का सोवरेंटी क्या है, लास्की का, कौटिल्य का, ये चार फिलोसफर हमको इसके अंदर पढ़ने हैं। अच्छा, पहले टॉपिक के अंदर हमको कोई फिलोसफर नहीं दे रखा बच्चों, इसके अंदर हम कितने भी फिलोसफर इसके अंदर कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 फिलोसफर्स तो हम इसके अंदर ही पढ़ लेंगे। समझ में आ रहा है? 40 फिलोसफर्स के आसपास के अंदर पढ़ लेंगे। फिर सोवरेंटी वाला देखेंगे अपन, ऑस्टिन, बार्डेन, बोधान, ठीक है, जॉन बोधान, ठीक है, फिर लास्की, हेरोल्ड लास्की और कौटिल्य, राइट। ये चार हम सोवरेंटी के टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर आप देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो यहाँ पर देखो, इंडिविजुअल एंड स्टेट्स, राइट्स, ड्यूटीज एंड अकाउंटेबिलिटी, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, कि मोनार्की क्या होता है, थियोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर वन परस्पेक्टिव आल्सो, जो कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे पेपर सेकंड के अंदर भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी साफ साफ यहाँ पर दे रखी है, एनार्किज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है। अब ये सब चीजें जब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी बच्चों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द योर व्हाट, आपके एक तरह से एथिक्स पेपर के लिए, प्लस पेपर 1 2 3 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, राइट। ह्यूमनिज्म, सेकुलरिज्म, मल्टीकल्चरिज्म, ये आप सब ऐसे के अंदर भी इसके अंदर बहुत सारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे टॉपिक्स जो है ऐसे राइटिंग के अंदर भी इंपॉर्टेंटली आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्राइम एंड पनिशमेंट, करप्शन, मास वायलेंस, जीनोसाइड, कैपिटल पनिशमेंट,
ठीक है, ये भी आज के पर्सपेक्टिव से, कंटेम्प्रेरी टाइम से, दिस टॉपिक इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स के डायमेंशन हम इसके अंदर देख सकते हैं। सोशल डायमेंशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसके बारे में पूरा का पूरा हम अंडरस्टैंड करेंगे फ्रॉम हिस्ट्री टू प्रेजेंट टाइम, किस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारी सोसाइटी के अंदर परपेचुएट करा। इसी तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में यहाँ पे गांधी और अंबेडकर दोनों दे रखे, राइट। ये दो फिलोसफर्स हमको पढ़े। तो अगर हम इन सब चीजों को कर लेंगे तो हमारी सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सोसाइटी के बहुत सारे पोर्शन, ठीक है, ऑलमोस्ट सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगी। और हम देखेंगे इसके अंदर पॉलिटिकल डायमेंशन में भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स वाई सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसमें आपका सोसाइटी का पोर्शन कवर हो रहा है एज वेल एज पॉलिटी का पोर्शन भी इसके अंदर कवर हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस 10 टॉपिक्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर हम इसके बाद हम जो पढ़ेंगे दैट इज आपका वेस्टर्न फिलोसफी, और फिर रिलीजन फिलोसफी भी छोटा सा है, तो उसको भी हम कवर कर लेंगे, राइट। अच्छा, जब हम सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो बच्चों ध्यान से सुनो कि आपको एक तो ये देखना है कि बहुत बड़ी चीज पढ़ रहे हैं कुछ, है ना। बहुत बड़ी चीज मतलब बहुत सारा पोर्शन हमारा सोसाइटी का, पॉलिटी का कवर होगा इसके अंदर, ठीक है। ऐसे राइटिंग का बहुत सारा पोर्शन कवर होगा, राइट। इसमें मैं आपको ऐसे राइटिंग की भी कुछ टिप्स बताऊंगा, ठीक है। ऐसे राइटिंग के भी कुछ टॉपिक्स दूंगा जो कि आपको करने होंगे, राइट। और बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम इसके अंदर डायमेंशंस के अंदर पढ़ेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे राइटिंग भी आपको करना है, ये समझो आपको पेपर 1 2 3 4 कुछ आप पढ़ रहे हैं, प्लस आपका फिलोसफी ऑप्शनल का पार्ट तो यहाँ पर कंप्लीट हो ही रहा है, ठीक है। तो हम इसको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, हर चीज मैं इसके अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा, जो भी आपकी सोसाइटी से, पॉलिटी के जीएस पेपर से भी लिंक है वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद सोसाइटी आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, बट इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम इसके अंदर डिटेल के अंदर सब चीजें कवर करेंगे, राइट। सबसे पहले हम समझते हैं सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी होता क्या है, ये अपन अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। देखो एक सोसाइटी समझो, दिस इज अ सोसाइटी। अब यहां से टॉपिक स्टार्ट हो गया, प्लीज कंसंट्रेट, राइट। हम थोड़ा सा बेसिक पढ़कर इस सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में समझकर, और उसके बाद हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे आगे की चीजें, टॉपिक्स के ऊपर हम डायरेक्टली आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो दिस आर द इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये अलग अलग इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल नहीं है। देखो हर एक का रंग अलग है, हर एक का वियरिंग स्टाइल अलग है, हर एक का पैटर्न अलग है, राइट। तो ये सारे लोग, है ना, हम पहले समझ रहे हैं कि सोसाइटी क्या होता है। सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा सोसाइटी क्या है। ये सारे लोग अलग अलग जगह से, मान लो अलग अलग कस्टम्स के, इसका थॉट प्रोसेस अलग चल रहा है भाई, इसका कस्टम अलग है, इसका कल्चर अलग है, ठीक है ना, इसका रिचुअल्स अलग है, ये अलग रिलीजन फॉलो करता है, ये अलग कास्ट का है, ये अलग सोशल बैकग्राउंड का है, इसी तरह से ये भी अलग है। इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ऑल्सो डिफरेंट, ही इज ऑल्सो डिफरेंट, शी इज ऑल्सो डिफरेंट, ही इज ऑल्सो डिफरेंट, ही इज ऑल्सो डिफरेंट। इसका थॉट प्रोसेस अलग चलता है। ये हो सकता है कि भाई ये कैपिटलिज्म को फॉलो करता हो कि कैपिटलिज्म सिस्टम इज बैड, ये सोचता हो कि नहीं नहीं डेमोक्रेसी इज बेस्ट, ये सोचती हो कि भाई हो सकता है कम्युनिज्म इज बेस्ट, राइट। इस तरह से हर कोई क्या है, अलग अलग डायमेंशन के अंदर सोच रहा है, मान लो, ठीक है। हर कोई अलग अलग डायमेंशन के अंदर सोच। अब दिक्कत ये आ गई कि जब तक ये अपने घरों में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तब तक तो ठीक है ना भाई। इसका थॉट प्रोसेस अलग है, इस भाई का थॉट प्रोसेस, इस बहन का थॉट प्रोसेस अलग है, और इन सबका अगर आप देखेंगे थॉट प्रोसेस अलग है, सबका आइडियोलॉजीज अलग है, सबका कस्टम्स अलग है, रिचुअल्स अलग है, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, सोशल बैकग्राउंड अलग है, सब कुछ अलग है इनका। अब दिक्कत ये आ गई कि इन सब लोगों को एक साथ रहना है, समझ में आ रहा है। ये जो करता है उससे ये भी इम्पैक्ट हो रही है, ये भी इम्पैक्ट हो रहा है, ये भी इम्पैक्ट है, ये जो कर रही है उससे ये सब इम्पैक्ट हो रहा है, ये जो कर रहा है आपस के अंदर, इन सब के एक्शन से आपस के अंदर ये सब लोग एक तरह से क्या हो रहे हैं, एक तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इफेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज सोसाइटी, व्हेन इंडिविजुअल स्टार्ट लिविंग टुगेदर, ठीक है। ये सब एक साथ रह रहे हैं, इसके एक्शन इसको इफेक्ट कर रहे हैं, इसके एक्शन इसको इफेक्ट कर रहे हैं, इसके एक्शन इसको इफेक्ट कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज व्हाट, देन इट इज नोन एज सोसाइटी। तब हम इसको सोसाइटी बोलते हैं। तो सोसाइटी इज नथिंग बट, हम देख रहे हैं कॉग्लिमिनेशन है किसके, इंडिविजुअल्स का। इंडिविजुअल्स एक साथ रह रहे हैं जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग इनकी रिलीजन है, अलग कस्टम है, अलग ट्रेडिशंस है, ये सब एक साथ रह रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज सोसाइटी। इंडिविजुअल का ग्रुप इज नोन एज सोसाइटी। आई होप दिस इज क्लियर।
अब क्या होगा, अब जब ये आपस में लड़ने लग गए तो उसने कहा भाई मैं तो ऐसे सोचता हूँ थॉट प्रोसेस वन, ये बोलती है कि मैं तो ऐसे सोचती हूँ थॉट प्रोसेस टू, है ना। ये थॉट प्रोसेस थ्री हो गया, इनका आइडियोलॉजी इनकी सबकी अलग है। थॉट प्रोसेस मतलब सब कुछ, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो ये तो सब सोच रहे हैं भाई, हम तो अलग अलग सोच रहे हैं। अब आपस में रहेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पे लड़ाई होगी। समझ में आ रहा है? देयर विल बी कंफ्लिक्ट इन द सोसाइटी, देयर विल नॉट बी हार्मनी इन द सोसाइटी। ठीक है, देयर विल बी व्हाट, फ्रिक्शन इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए सोसाइटी क्या करती है, कुछ अपने कहती है कि भाई तू, तेरा थॉट प्रोसेस वन है, ठीक है, तेरा थॉट प्रोसेस टू है, ठीक है, तेरा थॉट प्रोसेस थ्री है, ठीक है। हम एक ऐसा थॉट प्रोसेस बनाएंगे दैट विल बी कॉमन टू ऑल। मान लो थॉट प्रोसेस एक्स हमने बना दिया, सोसाइटी इस तरह से बोल रही है, ठीक है। इसमें आपको, आप अपने कुछ पर्सनल डायमेंशन है वो तो आप अपने पास रखे, अलावा उसके पर्सनल डायमेंशन के अलावा आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन सबको ही करने पड़ेंगे। ये नहीं चाहता इसको फॉलो करना, फिर भी इसको कॉम्प्रोमाइज करके इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं चाहती कि भाई ये वाला रूल्स, फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर, क्योंकि सोसाइटी में हम रह रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे एक्शन जो है वो सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। आप कहें कि सर हम ड्रिंक करते हैं, ठीक है, अल्कोहल अल्कोहल इनटेक करते हैं, ये हमारा पर्सनल राइट है, हम कर रहे हैं अल्कोहल इनटेक, इससे हम किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? तुम अल्कोहल इनटेक कर रहे हो, दैट इज योर पर्सनल राइट, ठीक है। बट जाकर फिर बाहर दंगा करोगे तो फिर दैट इज इफेक्टिंग दिस पीपल। बाहर जाके गाड़ी चलाओगे, ठीक है, कार चलाओगे और किसी इनमें से किसी को उड़ा दिया आपने, ठीक है, तो दिस इज इफेक्टिंग देयर राइट्स। तो सोसाइटी के अंदर रहना है तो कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बनाने पड़ेंगे, राइट, जिससे कि सोसाइटी यहाँ पर चल सके। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि सोसाइटी क्या है, मैंने आपको बताया। और सोसाइटी के अंदर रहना है डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोगों को, थॉट प्रोसेस के लोगों को, तो उनके लिए एक कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। सोसाइटी उसको बनाने की कोशिश करती है, पर सोसाइटी जो है उसकी एक लिमिट है। सोसाइटी कहती है कि देखो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये आपको वॉलेंटरली फॉलो करने पड़ेंगे, है ना, वॉलेंटरली। तो ये, इसको कभी इसका मन करा मेरे को नहीं करना है फॉलो, तो ये नहीं करेगा। इसका मन करा मेरे को नहीं फॉलो करना है, तो ये नहीं करेगा। जब तक इनका मन करेगा तब तक ये फॉलो करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट फॉलो। तो अगेन देयर विल बी प्रॉब्लम, कन्फ्लिक्ट, है ना, फ्रिक्शन, सोसाइटी के बीच में ये सब चीजें होंगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो अब कुछ सोसाइटी ने सोचा कि भाई यार कुछ और हमको बनाना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो हियर कम्स द स्टेट। एक स्टेट होना चाहिए जो कि क्या करे, जो कि इन्हीं लोगों ने बनाया है, ठीक है, इन्हीं लोगों से बना हुआ कोई स्टेट हो। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे डायनेस्टिक रूल हो, कोई स्टेट होना चाहिए। स्टेट अभी हम ऐसे कहें कि इन लोगों ने बनाया, दैट विल बी रॉन्ग। बिकॉज हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी आइडियोलॉजीज हमको समझनी पड़ेगी। हमको मोनार्की भी समझनी है, थियोक्रेसी भी समझनी है, डेमोक्रेसी भी समझनी है। तो अभी हम कहें कि देयर शुड बी स्टेट जो कि क्या है, जिसकी एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी हो, पॉलिटिकल भी और सोशल भी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और सोशल। और वो स्टेट क्या करे, स्टेट इसको एनफोर्स कराने के लिए एक तरह से क्या है, स्टेट के पास तरीके भी, इंस्ट्रूमेंट्स टू एनफोर्स दिस पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजी। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट गिव मी अ मिनट। जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिया की गवर्नमेंट है ना, स्टेट होना चाहिए, ऐसे अपन इसके अंदर समझ लिए। तो स्टेट की कुछ एक पर्टिकुलर सोशल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन स्टेट इज ए सेकुलर स्टेट, दिस विल बिकम अ व्हाट, पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ आवर स्टेट, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ सोशल और कुछ पॉलिटिकल। सोशल का मतलब क्या होता है इसमें? सोशल मतलब दैट इज इंपैक्टिंग द सोसाइटी, है ना। सोसाइटी वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे अगर हम सोचे तो, जैसे मान लो ये कहे कि भाई तू तो काला है, मैं तो गोरा हूं, चल तेरा मैं एक्सप्लॉइटेशन करता हूं, तेरा सप्रेशन में स्टार्ट कर देता हूं क्योंकि तू काला है। तो ये सोशल डायमेंशन जो है ना, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो सही से नहीं रह पा रहे। समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये ऐसे बोले भाई मैं तो क्या हूं, मैं तो मेल हूं और तुम तो फीमेल हो, तो फीमेल को हमको क्या करना है, हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं।
हम आपको डिस्क्रिमिनेट करेंगे सोसाइटी के। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये बोले कि भाई तू तो लोअर कास्ट का है, मैं तो अपर कास्ट का हूं, तो दिस विल क्रिएट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो दिस ऑल थिंग्स आर द सोशल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन जिसके अंदर हमारा जो होगा, आप देखेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विल बी देयर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन विल बी देयर, सोशल प्रोग्रेस विल बी देयर, राइट। ये सारे जो है एक तरह से क्राइम एंड पनिशमेंट की थ्योरीज जो है, दैट इज आल्सो द टू गवर्न द सोसाइटी इन लार्ज। पॉलिटिकल आइडेंटिटी जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फेटर्निटी, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फेटर्निटी, जस्टिस, ये क्या है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये स्टेट फॉलो कर रहा है, ये स्टेट कह रहा है कि ये मैं फॉलो करूंगा और इन लोगों से भी फॉलो करवाऊंगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सोवरेंटी, स्टेट की खुद की एक सोवरेंटी होता है, ठीक है। सोवरेंटी, संप्रभुता क्या होता है ये अपन अंडरस्टैंड करेंगे। तो दैट इज पॉलिटिकल डायमेंशन। इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन होता है, दैट इज पॉलिटिकल डायमेंशन। कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की होनी चाहिए, थियोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, दिस इज द पॉलिटिकल डायमेंशन। कैसी आइडियोलॉजी, जैसे अनार्किज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, दिस इज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो हमारी स्टेट की, हर स्टेट की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है और हर स्टेट सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, सोसाइटी जिसे गवर्न हो, कुछ सोशल रूल्स भी बनाता है। जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सोशल रूल हो गया। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सोशल रूल हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारा जैसे इंडियन स्टेट देखिए, तो स्टेट, हमारा इंडियन स्टेट इस तरह से बोलता है क्या, कि हमको इक्वलिटी कैसे फॉलो करनी चाहिए, पॉजिटिव इक्वलिटी। अब ये क्या होता है ये भी अपन आगे चलकर पढ़ेंगे। हमें लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी फॉलो करनी चाहिए। जस्टिस का मतलब हमारे यहाँ पर कुछ और है। तो ये बन जाएगी हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हमारी स्टेट सोवरेन स्टेट है, तो दिस विल बिकम आवर स्टेट्स कैरेक्टरिस्टिक, दैट विल बिकम द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हमारे स्टेट के पास कुछ अधिकार है, राइट्स हैं, और हमारे पास भी कुछ स्टेट्स ने हमको भी कुछ राइट्स दिए हैं और हमारी भी कुछ राइट्स हैं। तो इन राइट्स के बारे में समझना। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, हमारी जैसे गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी है हमारी, सोशल डेमोक्रेसी। तो दिस विल बिकम अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ अवर स्टेट, सोशल डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया, अमेरिका के अंदर देखिए कैपिटलिज्म है, प्लस उसको प्यार से हम कह देते हैं लिबरल डेमोक्रेसी। तो अमेरिका के अंदर भी डेमोक्रेसी है, हमारे अंदर भी डेमोक्रेसी है, पर हमारी डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन डेमोक्रेसी। वो हमको अंडरस्टैंड करना होगा जब हम डेमोक्रेसी टॉपिक पढ़ेंगे। जब हम थियोक्रेसी पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे देयर इज सिस्टम, जहां पर क्या है, जहां पर हर चीज जो है स्टेट गवर्न नहीं कर रहा, जहां पर स्टेट ही नहीं है, थियोक्रेसी। और स्टेट है तो दैट इज कंप्लीटली गवर्न बाय द रिलीजियस लॉज, वो हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कभी कभार मोनार्की भी हमको देखनी, जैसे पहले बहुत सारी मोनार्की, अभी सऊदी अरेबिया के अंदर मोनार्की चल रही है जैसे, तो उनकी स्टेट की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है मोनार्की, कि किंग रूल करेगा, उसके बाद प्रिंस रूल करेगा, फिर उसके बाद प्रिंस यू रूल करेगा एंड सो ऑन। तो वो मोनार्की चल रही है, समझ में आ रहा है। तो उनकी आइडियोलॉजी मोनार्की होगी, हमारी आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी स्टेट की क्या हो जाएगी, डेमोक्रेसी हो जाएगी। ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मतलब किस तरह से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में गवर्न करना है। सोशल आइडियोलॉजी का मतलब वो है कि जिसके अंदर सोसाइटी आपस के अंदर कुछ डिस्क्रिमिनेशन ना करे। आपस के अंदर अगर डिस्क्रिमिनेशन करने लग गया ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो उसके लिए जो रूल्स बनेंगे वो सोसाइटी को सही से रखने के लिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर सोशो पॉलिटिकल आइडियल्स जो है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखेंगे हर जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचे, सोशल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दिस आर टोटली लिंक्ड विद ईच अदर। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपस के अंदर लिंक्ड भी है। ठीक है, आप क्या इक्वलिटी, तो इक्वलिटी के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी आ गया ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी आ गया ना, जस्टिस, जस्टिस के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये भी आ गया। ठीक, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव पे आ जाए। तो ऐसे हम इसके अंदर समझेंगे। ये हमारे टॉपिक्स अभी मैंने आपको बताया, राइट, जो हमारे टॉपिक्स हमको करना है। देखिए ये सारे की सारी चीजें जो है ये हमारे टॉपिक्स हैं और बहुत ही छोटा सिलेबस है इसके अंदर, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, बट हम इसको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे तो थोड़ा सा ये थोड़ा टाइम लेगा, राइट। बट
फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, राइट। जितना इंडियन फिलोसफी पढ़ लिया, मतलब इंडियन फिलोसफी तुमने सबसे बड़ा पोर्शन और सबसे भारी पोर्शन जो है फिलोसफी का वो कर लिया आपने। 70% फिलोसफी आपने कंप्लीट कर ली। अब ये सब बचकानी चीजें, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है अब आपके लिए, जो भी सारे सब्जेक्ट्स है ना, पॉलिटी हो गया, ठीक है, आपके लिए अगर ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब बचकाने सब्जेक्ट, इनमें कहाँ इतना कंटेंट है भाई, है ना। ये सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी ये बचकानी हो गई। इंडियन फिलोसफी के आगे सब कुछ एक तरह से छोटा दिखेगा आपको। आप करने की भी कोशिश, कंपेयर करने की भी कोशिश करना। आपने इन सबकी माँ को पढ़ लिया है, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट बोलते हैं ना फिलोसफी। आपने एक ऐसा दर्शन पढ़ लिया है जो कि वर्ल्ड के अंदर बेस्ट दर्शन है इंडियन फिलोसफी के रूप में। अब ये सब चीजें इतनी ज्यादा तुमको परेशान नहीं करेंगी। आइए हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। ठीक है, दैट इज आइडियल्स, दैट इज नोन एज इक्वलिटी, जस्टिस एंड लिबर्टी। इनके बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं। और पहले टॉपिक के अंदर ही आपको मैं 40+ फिलोसफर्स इसके अंदर पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो 100+ फिलोसफर्स आप इसके अंदर पढ़ लेंगे, 100+। तो इसके बाद दिमाग इतना खुल जाएगा आपका कि जीएस सब्जेक्ट की सारे सब्जेक्ट आप इजीली कर पाएंगे। अभी तक हम बता नहीं रहे थे कि फिलोसफी का क्या रोल है भाई तुम्हारे जीएस पेपर के अंदर, बट यहां से मैं तुमको बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये हमारे टॉपिक के अंदर आ रहा है। अगेन आई एम नॉट प्रोमोटिंग दिस सब्जेक्ट की फिलोसफी, ये जो है सच वो मैं तुमको बता रहा हूँ, और आपको ये चीज रियलाइज भी हो जाए। इसके अंदर मैं आपको गारंटी देता हूँ 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, आपकी इस अंडरस्टैंडिंग से, नॉलेज से, है ना, जो भी नॉलेज अभी आपको मिलेगी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज। ऐसे राइटिंग के अंदर बड़े बेनिफिशियल रहेगा ये सब्जेक्ट। ठीक है, हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा ऐसे आपको यहां से मिल जाए। और 250+ मार्क्स ओवरऑल मेंस के अंदर, पर इसको आप एक नॉलेज की तरह लो भाई, इसको ऐसा रटने की तरह मत लेना इस सब्जेक्ट को। कोई भी सब्जेक्ट मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं रटवाता नहीं हूँ बच्चों, है ना। कुछ रटने का होगा तो मैं आपको बोल दूंगा भाई ये चीज रट ले। जैसे अरबिंदो के अंदर 2-3 पॉइंट थे, मैंने कहा ये रट लेना आप चीज, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपन समझ चुके हैं। बाकी चीजें नहीं रटनी है। ठीक है, बाकी चीजें आपको पूरा का पूरा नॉलेज बेस्ड आपको रखना है, अपना कॉन्सेप्ट बेस्ड रखना है आपकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट बन जाए उसके बाद आप अपनी स्टाइल बना सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट बनते 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 आपको मेरा स्टाइल अपनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको रटना है, आपको याद करना है, कुछ भी कर सकते हो आप, पर कॉन्सेप्ट आपको पहले बनाना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है ना, और भारत के अंदर किस तरह की इक्वालिटी को हम फॉलो करते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो कोई बच्चा मेरे को बताएगा व्हाट इज इक्वालिटी, एनीबॉडी इन द क्लास। इक्वालिटी से क्या समझते हो, ये तो सुना होगा वर्ड आपने, इक्वालिटी। जस्ट केतर, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी? Sir, like should be treated like. जी तुम एक एस्पेक्ट बता रहे हो, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, ट्रीटेड लाइक, ये एक लीगल इक्वालिटी का डायमेंशन आप बता रहे हो। आप जनरल बताओ, ठीक है, एथिक्स में जो पढ़ा है वो नहीं, आप जनरल, मतलब जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बताओ, इक्वालिटी से क्या समझते मतलब विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हर किसी को सेम ट्रीट करना। हो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन? ठीक है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एक पॉइंट अपना था सर, यस। अंजलि बताइए अब, अंजलि पवार। आप सबने ये पढ़ रखा है एथिक्स में, ठीक है, एग्जैक्टली यही पढ़ रखा है जो मैं अभी पढ़ाने वाला Yes, sir. Sir, हूँ। when everyone have equal right. एवरीवन हैव इक्वल राइट्स, ठीक है। और श्रुति कुछ बताएंगी, श्रुति? फरिया? यस जब हर इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है सोसाइटी में, दैट इज इक्वलिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी एक वर्ड आ गया हमारे पास, इससे डेफिनेशन बना लेंगे। यस, फरिया कुछ बताएंगी? Any person equality before the law. वो एक एस्पेक्ट हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज वन ऑफ द एस्पेक्ट दैट इज नोन एज लीगल एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी। चलो, कितने ने बोला सर विदाउट Equal डिस्क्रिमिनेशन? protection. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अगेन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ।
दिस इज व्हाट, दिस इज द लीगल डायमेंशन, ये भी हम पढ़ेंगे, लीगल फॉर्म ऑफ इक्वलिटी। हम जनरल डेफिनेशन की बात कर रहे थे अभी, राइट? ये भी ठीक है, लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक, दैट इज आल्सो करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट, राइट? है ना? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना डिस्क्रिमिनेशन के हो, इक्वलिटी शुड बी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। बट हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर तो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, और दैट डिस्क्रिमिनेशन इज क्रिएटेड बाय द स्टेट ओनली, स्टेट ने डिस्क्रिमिनेशन करा। जैसे भाई मान लीजिए आप एक तरह से क्या है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है ना? आप कह रहे हैं कि साहब हमारे तो स्टेट ने बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है ना? हमको तो रिजर्वेशन दे ही नहीं रखा, और SC ST OBC को तो रिजर्वेशन दे रखा है। दैट इज हाईली डिस्क्रिमिनेशन साहब, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है। तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज करेक्ट बट नॉट कंप्लीटली करेक्ट, इट इज पार्शियली करेक्ट कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पर यहां पर आप देख रहे हैं देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन है, इनको ज्यादा सीट्स आर रिजर्व्ड SC ST OBC के लिए, और जनरल कैटेगरीज के लिए सीट्स रिजर्व नहीं है, इनको ओपन कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो ये बोल रहे हैं दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, अकॉर्डिंग टू देम दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। बट आपने जो डेफिनेशन में विदाउट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कुछ यहां पर मिसिंग है। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आप ये समझ रहे हैं कि कुछ मिसिंग है इसके अंदर, राइट? दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई, जैसे मेल और फीमेल, ठीक है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन ही है एक तरह से, पर ये नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन है। तो आप ऐसे नहीं कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन मतलब फीमेल्स को हटा दो या फिर मेल्स को हटा दो, ऐसा तो नहीं कहेंगे। बहुत सारी डाइवर्सिटी है संसार के अंदर, तो डिस्क्रिमिनेशन ही है कि मेल को अलग बॉडी दी है, फीमेल को अलग बॉडी दी है, डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। कि फिश तो तैर सकती है, हम नहीं तैर सकती है, डिस्क्रिमिनेशन ही तो है, पर दैट इज नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन। तो नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन की हमको बात नहीं करनी। तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन भी आ जाता है। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन में एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन भी आ रहा है जैसे कि हम देख रहे हैं यहां पर, राइट? तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जब भी आप लिखोगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज पार्शियली करेक्ट पार्शियली राइट, है ना? एक्चुअल डेफिनेशन में अपन नहीं आ पाए, तो हमें डिस्क्रिमिनेशन हटाना तो है, पर कैसा डिस्क्रिमिनेशन रहा है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू इक्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं, है ना? इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम और समझेंगे। इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझाते वक्त मैंने आपको पहले भी यूज करा एक एग्जांपल, वापस से मैं यूज कर रहा हूं एग्जांपल, राइट? ये एक रेस का ग्राउंड है, ठीक है, 100 मीटर रेस का ग्राउंड, राइट? इधर हमने एक पर्सन को खड़ा कर रखा है, और ये पर्सन जैसे ही जन्म लिया था ना, इसके पिताजी ने बोला था कि बेटा तू बड़ा होके एथलीट बनेगा, है ना? या फिर हम इसको थोड़ा बाद में लेते हैं एग्जाम्पल को, है ना? तब जाकर तुमको एग्जाम्पल सबको पता ही है, ठीक है, थोड़ा बाद में हम इसके अंदर लेते हैं, राइट? जब हम एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटीज को समझेंगे तब लेंगे, राइट? ये तो एक साथ सारी नॉलेज, पहले अपन एक बार डेफिनेशन इसके अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी। तो इक्वलिटी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो यू आर वेरी राइट केतन कि अबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होगा सर, अबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। पर डिस्क्रिमिनेशन के आगे हमको कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन लगाना है। कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो कि मैन मेड डिस्क्रिमिनेशन, कन्वेंशनल, नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन नहीं। नहीं तो फिर हमको या तो औरतों को मारना पड़ेगा या आदमियों को मारना पड़ेगा उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए। तो कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन जो कि मैन मेड डिस्क्रिमिनेशन, जैसे आप जो सोचकर बोले थे वो ये बोले थे जैसे सर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जैसे सर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में देखें तो इसमें कोई भी हमको लॉजिकल नहीं दिखेगा, ये कोई लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये क्या है कि एक मेल है और एक फीमेल है, क्योंकि मैं मेल हूं तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये फीमेल है तो फीमेल जो है दैट इज लेस इंटेलिजेंट और मेल इज मोर इंटेलिजेंट, फीमेल इज लेस इंटेलेक्चुअल और मेल इज मोर इंटेलेक्चुअल। ये कहां पे लिखा है, ये किस किताब में लिखा है, या फिर ये किस लॉजिक से बैठता है कि तुम फीमेल हो तो तुम्हारी मैथमेटिक्स कमजोर होंगी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, हमारी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी। तुम फीमेल हो तो तुम्हारे अंदर
मतलब हमारे अंदर तो क्या है, हमारे अंदर तो एक तरह से इंटेलेक्चुअलिटी दी है भगवान ने और तुम्हारे अंदर इमोशन दिए, तो तुम घर के काम करोगी। तुम्हारा मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे तो दिमाग ही नहीं है, तुम्हारे अंदर तो इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है। मैनेजमेंट करोगे, संभालोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसा होता है ना। इन बेसिस पे किसने कहा है, अपनी मर्जी से आपने क्या करा, ये सब चीजें आपने अपनी मर्जी से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दी अपने दिमाग के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, और इससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई क्योंकि तू गोरा है तू सुपीरियर है, और क्योंकि मैं काला हूं तो मैं इंफीरियर हूं, ये काय का लॉजिक हुआ? दिस इज इलॉजिकल, हाईली इलॉजिकल, हाईली अनरीजनेबल, हाईली इररेशनल। ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, दैट इज नॉट लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज नॉट रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज नॉट रेशनल डिस्क्रिमिनेशन। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा? लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है सर? लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है क्योंकि ये फीमेल थी और इसके साथ बहुत सारे अत्याचार हुए हैं हिस्टोरिकली। अगर हम देखें, इसको ना पढ़ने दिया गया है, ना इसको क्या करा गया है, ना इसको एक तरह से कोई भी अपॉर्चुनिटी को यूज करने दी गई है, ना इसको इकोनॉमिक डायमेंशन में लिबर्टी है, ना इसको एक तरह से अपने पर्सनल लिबर्टीज को दी गई है, इसलिए इसका डेवलपमेंट रुक गया, इस पूरी जेंडर का डेवलपमेंट रुक गया। इसी तरह से एसटीज का क्या रीजन है? एसटीज का ये रीजन है कि भाई देखो, इसके अंदर हिस्टोरिकली बैकवर्डनेस थी, क्योंकि ये ट्राइबल पीपल है, ये ट्राइब्स के अंदर रहते थे, ये जंगलों में रहते थे और जंगलों में रहते रह गए, ये जंगलों से बाहर नहीं है, इन्होंने डेवलपमेंट को चखा नहीं, और इसके कारण ये वीक हो गए, ये मतलब मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से बाहर हो गए। तो इनको कुछ, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इनको कुछ लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन करते हुए इनको कुछ ज्यादा हमको देना पड़ेगा, इनको जेंडर को, फीमेल जेंडर को हमको कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट, क्योंकि अपर कास्ट ने इनके साथ बहुत सारी अट्रोसिटीज करी है, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया है, ठीक है, इनके साथ अनटचेबिलिटी जैसे ड्रैकोनिक प्रैक्टिसेस हुई है, तो ये क्या है, ये लोग पीछे रह गए। तो सोसाइटी में एससी, एसटी, ओबीसी, वीमेन ये पीछे रह गई है, क्योंकि इनको किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ने, ठीक है, जैसे फीमेल के केस में मेल ग्रुप हो गया, उसने क्या है, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया सोसाइटी के अंदर, इनको आगे नहीं, इनके राइट्स छीन लिए, अधिकार छीन लिए। तो इसलिए हम इनको आगे बढ़ने के लिए कुछ अलग से राइट्स दे रहे हैं, कुछ अलग से प्रिविलेजेस दे रहे हैं, कुछ अलग से एक्शंस हम कर रहे हैं इनके लिए, कि भाई बहन तू आगे बढ़, क्योंकि तू पीछे रह गई बहुत दिनों से, बहुत लोगों ने तेरे को पीछे रखा है ना, एससी, एसटी, ओबीसी, इनको बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग को बहुत सारा अत्याचार तुम्हारे साथ हुआ और इसके कारण तुम लोग पीछे रह गए, तुमको हम कुछ पुश देना चाह रहे हैं। दैट इज टू लॉजिकल, ये तो लॉजिकल है। तो अगर हम इसको रिजर्वेशन दे देंगे तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए इलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन, दैट विल बी लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम इसको 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 रिजर्वेशन दे देंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए इलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन। हमें जो हटाना है सोसाइटी से इक्वलिटी लाने के लिए, वो इलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन को हमको हटाना है, अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन को हमको हटाना है, इररेशनल डिस्क्रिमिनेशन को हमको हटाना है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी। अगर हम इक्वलिटी की डेफिनेशन देखें, तो इक्वलिटी की डेफिनेशन देखें हम, दैट इज अबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 100% डिस्क्रिमिनेशन उनको अबॉलिश करना है, बट दैट शुड बी कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन, कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन। पर कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन में तो रिजर्वेशन भी आ गया ना, वो तो हमको रखना है सिस्टम के अंदर। तो हम लिखेंगे विच आर इलॉजिकल, irrational and unreasonable in its nature, ठीक है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है जो कि नेचुरल तो रहेगा, कन्वेंशनल हो, जो कि इलॉजिकल हो, इरेशनल हो और अनरीजनेबल हो अपने नेचर के अंदर, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इक्वालिटी। इसको हम इक्वालिटी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। तो दिस इज द डेफिनेशन, अबॉलिशन ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन विच आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल, इरेशनल इन इट्स नेचर, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इक्वालिटी। अब इसमें सब कुछ आ गया।
इसके अंदर हमको ये बता दिया कि डिस्क्रिमिनेशन मैन मेड डिस्क्रिमिनेशन है, कन्वेंशनल मतलब दिस इज मैन मेड डिस्क्रिमिनेशन, मैन ने बनाया, भगवान ने बनाकर नहीं दिया, ठीक है, मैन ने बना लिया अपनी मर्जी से। मैन ने सोच लिया कि फीमेल आर लेस इंटेलिजेंट, मेल आर मोर इंटेलिजेंट, कन्वेंशनल मैन मेड है। मैन मेड ऐसा हो गया कि देखो तुम्हारा स्किन का कलर व्हाइट है, मेरा स्किन का कलर ब्लैक है, तो यू आर मोर सुपीरियर, मैन मेड कर दिया। भगवान तो स्किन का कलर ऐसे दे दिया, अकॉर्डिंग टू एरिया अपने आप स्किन का कलर चेंज भी हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें कहीं लॉजिक नहीं दिख रहा है। जहां पर लॉजिक नहीं दिख रहा है वैसे डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, वैसे मैन मेड डिस्क्रिमिनेशन को हटाना। बट व्हेन यू आर गिविंग द रिजर्वेशन, व्हेन यू आर गिविंग द अफर्मेटिव एक्शन, then there is a strong logic behind that, and that logic is known as historical backwardness. historical backwardness कि हमको सोसाइटी के अंदर सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करनी है, तो ये हमको देखना पड़ेगा कि कुछ लोग पीछे रह गए, है ना, कुछ लोग आगे बढ़ गए, ऐसी सोसाइटी हमको मिल रही है कुछ। ये लोग तो बहुत आगे बढ़ गए, ठीक है, ये तो अडानी अंबानी के ग्रुप में आ गए, ये लोग बहुत आगे, मतलब ये एक तरह से ये भी आगे बढ़ गए। पर ये जो लोग हैं, ये जो पीछे रह गए हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस जिनकी हो गई, जो एक ग्रुप ऐसा रह गया है जो कि पीछे रह गया, जैसे फीमेल का ग्रुप, जैसे शेड्यूल कास्ट का ग्रुप, जैसे शेड्यूल ट्राइब का ग्रुप इन अवर सेंस। तो इनको क्या करें, इनकी तो जिंदगी खराब है। अब ये सोसाइटी में ये लोग तो आगे बढ़ते जाएंगे और ये लोग पीछे रहते रहेंगे, और इससे इनइक्वलिटी विल बी क्रिएटेड इन द सोसाइटी। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट द इक्वालिटी, इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन लोगों को कहना पड़ेगा कि तुमको कुछ हमको धक्का देना पड़ेगा जिससे तुम भी आगे निकल जाओ। अफर्मेटिव पुश, इनको उठाकर हमको आगे रखना पड़ेगा और हम इसको धक्का देंगे, धक्का देकर इसको यहां पर ले आएंगे। जैसे धक्का मतलब जैसे रिजर्वेशन दे दिया, धक्का मतलब अफर्मेटिव एक्शन कर दिए कुछ, इनको कुछ पैसे हमने दे दिए, इनको कुछ राइट्स हमने दे दिए, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, ये दे दिया हमने, इनको कुछ जमीनें हमने दे दी, इनको कुछ रिसोर्सेज हमने दे दिया कि भाई देखो तुम क्योंकि पीछे रह गए तो तुमको आगे बढ़ना जरूरी है, नहीं तो सोसाइटी में इनइक्वलिटी विल बी क्रिएटेड। ये देखो कितनी इनइक्वलिटी है सोसाइटी के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो, इन द अबॉलिशन ऑफ कन्वेंशनल, इट इज द अबॉलिशन ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन व्हिच आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल एंड इररेशनल इन इट्स नेचर। That is very common definition that you can use in the ethics examination, that you can use in the polity examination. ठीक है, पॉलिटी के अंदर, एथिक्स के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हो। कोई तुमसे पूछे तुम्हारे अकॉर्डिंग इक्वलिटी क्या है, तो आप इस एक डेफिनेशन के अंदर सब कुछ बता सकते हो और इसको रटने की कोई जरूरत नहीं। डिस्क्रिमिनेशन आपने ही बोला था, कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन हमने बोल दिया, बस सुधार कर दिया उसके अंदर। डिस्क्रिमिनेशन के अंदर ही इलॉजिकल, अनरीजनेबल, इररेशनल, जो आप लोग आगे चल के बता रहे हैं वो इसी डेफिनेशन से निकली हुई कुछ फॉर्म्स है इक्वलिटी। ठीक है, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये इनसे ही निकलेंगी ये डेफिनेशन। सो पर बेसिक डेफिनेशन इज दिस। अब देखो, जैसे हमारे पांचों उंगलियां अलग अलग है, वैसे सोसाइटी भी अलग अलग रहती है ना। सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं कि सभी लोग अडानी बन जाए, सभी लोग अंबानी बन जाए, पर सोसाइटी के अंदर ऐसा होना चाहिए कि भाई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तो हो। कहीं ऐसा तो नहीं लोगों को लिए रहने की जगह नहीं है, स्लम्स में रह रहे हैं लोग, ऐसी कंडीशन में जहां पे जानवर भी नहीं रह सकता, वहां पे इंसान रह रहा है, ना उसको खाने को कुछ है, ना उसको वाटर, क्लीन वाटर उसके पास है, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो ऐसे लोग अगर बढ़ते जाएंगे और ऐसे लोग जो है, जो अडानी अंबानी टाइप के लोग तो इससे क्या होगा कि अगर सारे रिसोर्सेज ही इनके पास चले जाएंगे और इनके पास कुछ ही रिसोर्सेज रहेंगे, इनके पास ना क्लीन वाटर भी नहीं है इनके पास, और इनके पास इतना पानी है कि घर में 15-15 स्विमिंग पूल है, और उसके अंदर बिस्लरी का पानी भी प्योर नहीं होगा जितना प्योर इधर होता है। तो दैट इज इनइक्वलिटी, रिसोर्सेज के अंदर इनइक्वलिटी हो गई। इनके पास पीने को नहीं है, इनके पास हर दिन पानी चेंज हो रहा है, स्विमिंग पूल के अंदर 15-15 स्विमिंग पूल है। तो आप ऐसे समझो कि दिस इज, तो हमको इनको कुछ देना पड़ेगा भाई, इनको अफर्मेटिव एक्शन देना पड़ेगा, तभी जाकर सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं इक्वलिटी आए। मान लो ये एक क्राइटेरिया है इक्वलिटी का, तो इनको उठाकर यहां तक रखना पड़ेगा जिससे कि इनकी बेसिक नीड्स को कम से कम सेटिस्फाई हो। अगर मान लीजिए सभी अपर कास्ट के लोग या फिर सभी मेल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आ जाए, एक भी फीमेल नहीं है पार्लियामेंट के अंदर,
एक भी फीमेल नहीं, क्योंकि मेल के पास सत्ता है अभी। भाई पैट्रियार्कल सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको कि इंडियन सोसाइटी का सेलिएंट फीचर के अंदर पैट्रियार्की काउंट करा जाता है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी अगर उसको खुला छोड़ देंगे, फ्री छोड़ देंगे, तो एवरीबडी इन द पार्लियामेंट विल बी मेल, एवरीवन इन द पार्लियामेंट विल बी मेल। अब जब फीमेल जो है पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर उसका पार्टिसिपेशन ही नहीं, तो कैसे अपने बारे में अपनी हक आवाज कैसे उठाएगी? पार्लियामेंट में तो रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस कैसे बनेंगे? मेल बनाएगा बैठकर, जो कि खुद पैट्रियार्कल माइंडसेट का है। समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो फीमेल के रिलेटेड इश्यूज से कोई इश्यूज जो है, ठीक है, उसमें से कोई लॉ बनना है, मान लो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ये लॉ बनना है, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ये लॉ बनना है, तो इसके अंदर जो लॉ बनाएगा वो तो क्या बनाएगा? मेल ही बनाएगा। मैं बनाऊंगा लॉ, और ये खुद डोमेस्टिक वायलेंस करता है पैट्रियार्कल सोसाइटी में। तो लॉ कैसा बनेगा? आप देखो लॉ में कितने लूप होल्स रहेंगे। वहीं अगर ये लॉ फीमेल से पूछकर बनाया जाता, ठीक है, दैट्स वाई कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है कि फीमेल्स को, इसलिए क्योंकि मेल तो आने नहीं देगा फीमेल को पार्लियामेंट के अंदर, बिकॉज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो कुछ सीट्स फीमेल के लिए ही रिजर्व कर दे, कुछ सीट्स फीमेल के लिए ही रिजर्व कर दे। कुछ सीट्स, क्योंकि अपर कास्ट तो पावरफुल कास्ट हो गया, उसके पास रिसोर्सेज है, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो कुछ सीट्स SC STs के लिए रिजर्व कर दे, ठीक है, OBCs के लिए रिजर्व कर दे, जिससे कि ये लोग भी पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। और जिससे कि एक इक्वलिटी दिखे सोसाइटी के अंदर, ये वाली सोसाइटी, ये वाली सोसाइटी, इसके अंदर इक्वलिटी दिखे, इनमें गोरे काले के बेसिस पे ना डिस्क्रिमिनेशन हो। जब ये ही खुद जाकर पार्लियामेंट में बैठ जाएगा, राइट, इसमें मेल और फीमेल के बीच में ना डिस्क्रिमिनेशन हो, जिसके अंदर कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो उसके लिए हमको कुछ लॉजिकल स्टेप्स उठाने होंगे, लॉजिकल स्टेप्स, और जिसको हम कहेंगे लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन करना होगा, कि इसको हमको ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तभी जाकर सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी एस्टेब्लिश होगी। तो हम ऐसे कहेंगे, एक सोसाइटी के अंदर सब लोग एक जैसे नहीं होते भाई, देखो इस सोसाइटी में सब लोग एक जैसे नहीं है। तो सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिस्टोरिकली बैकवर्डनेस, जिनके हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज सोसाइटी, जिसके साथ हिस्ट्री में कुछ गलत हुआ है, ठीक है, या वो कुछ गलती से वो पीछे रह गए, या किसी ने उनको आगे नहीं आने दिया है, तो उन लोगों को हमको क्या करना पड़ेगा? एक अफर्मेटिव एक्शन देना पड़ेगा। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो यहां पर समझो, इन अ सोसाइटी देयर कैन बी ए क्लास और ग्रुप ऑफ पर्संस व्हिच आर हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज पोजीशन के अंदर, तो उनके लिए हमको कुछ स्पेशल पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, स्पेशल पॉलिसीज ऐसी जो कि उनको एट पार ला सके सोसाइटी। और दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज, हम जिस एक टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन एक तरह से पुश है जो हम दे रहे हैं ऐसे लोगों को, कैसे लोगों को जो कि डिसएडवांटेज्ड है। अंबानी को नहीं दे रहे पुश, अंबानी को नहीं कह रहे कि भाई देख तेरे को हम क्या कर देते हैं, रिजर्वेशन दे देते हैं। अंबानी को हम नहीं कह रहे कि तेरे को हम क्या करते हैं, कुछ रिसोर्सेज और दे देते हैं भाई। अंबानी को अगर हम ऐसा करने लग गए ना, तो दैट इज नॉट नोन एज अफर्मेटिव एक्शन, दैट इज नोन एज प्रिविलेजेस। अमीर आदमियों को प्रिविलेजेस होती, और गरीब आदमियों को जो दे रहे हैं अपन, अफर्मेटिव एक्शंस होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स, प्रिविलेजेस और अफर्मेटिव एक्शन के बीच में डिफरेंसेस आप समझ गए। तो देखो, देयर आर सर्टेन सेक्शन इन द सोसाइटी, क्लास और ग्रुप पर्संस, ठीक है, विच आर हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज पोजीशन, जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज पोजीशन में है। तो हमें क्या करना है? हेंस इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्पेसिफिक पॉलिसी शुड बी इंट्रोड्यूस सो दैट डिसएडवांटेज सेक्शन कैन बी ब्रॉट एट द पार्ट विद अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसलिए स्टेट्स को कुछ अफर्मेटिव एक्शंस लेने चाहिए टू क्रिएट द इक्वलिटी इन द सोसाइटी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक की नॉलेज सबको क्लियर है? श्रुति, केतन, अंजलि, परिया और बच्चे, बहुत सारे बच्चे अभी लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं। हितेन इज नॉट देयर, ठीक है, तो आप जब लाइव क्लास ना लो, ठीक है, अंजलि शर्मा इज नॉट देयर, अंजलि गोयल इज नॉट देयर, तो बताओ मेरे को कि भाई हम सर इस कारण से लाइव क्लास नहीं ले रहे, कुछ प्रॉब्लम है टाइमिंग को लेकर, तो वो भी बताओ भाई। लाइव क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे नहीं है, राइट, तो दैट इज नॉट राइट, है ना। तो दिस लाइव क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं लाइव क्लास किसी रीजन से, तो दैट इज फाइन कि सर हम नहीं जग पा रहे हैं सुबह, या फिर मतलब सुबह नहीं जग पा रहे हैं, टाइम भी हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। बट आई थिंक 6:30 इज द टाइम जहां पर आप लोग फ्री रहते हैं पूरे, या ना आपकी कोई क्लास होगी, आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको जल्दी उठना चाहिए, राइट। शाम को तो भाई हो सकता है आपका कुछ बिजी शेड्यूल है, सुबह सुबह अगर आप फिलॉसफी पढ़ लोगे दैट इज वेरी गुड। तो टाइम तो हम सुबह का ही रखेंगे, बट फिर भी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे कि इतना लेट उठते थे अब जल्दी उठने लग गए, दैट इज गुड, है ना। और भी जो स्टूडेंट्स जल्दी उठ रहे हैं उनको लाइव क्लास, और कई ऐसे होते हैं सर रिकॉर्डेड देखना हमको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। पर मेरे को बताओ तो सर भाई, मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरे को बताना चाहिए तुमको कि क्या क्या चीज तुम्हारे दिमाग में चल रही, कुछ प्रॉब्लम है तुम प्लीज टेल मी, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है? एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इक्वलिटी के बारे में थोड़ा और समझते हैं, ठीक है, फिर हम इसके फिलोसफर्स करेंगे, राइट। देखो इक्वलिटी के एस्पेक्ट्स अब हम समझ रहे हैं। इक्वलिटी के एस्पेक्ट्स के अंदर आप देखोगे तो देयर आर टू एस्पेक्ट, एक पॉजिटिव इक्वलिटी होता है, एक नेगेटिव इक्वलिटी होता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए, इस एस्पेक्ट को समझने के लिए हम अपने एग्जांपल को लेकर आते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल। कुछ ब्लैंक शीट्स में ऐड कर रहा हूं उसके अंदर। यस, एक एग्जांपल ऐसे रखो कि 100 मीटर का रेस है, ठीक है। इस 100 मीटर के रेस के अंदर दो पार्टिसिपेंट्स है, एक तो ए है और एक बी है। ए जो है ना, वो जैसे ही पैदा होता, उसके पिताजी ने बोला था बेटा तू तो एथलीट ही बनेगा, और उसके पिताजी हर कुछ वो कर रहे थे जिससे कि वो एथलीट बने, ठीक है। उसके पिताजी अच्छे से ट्रेनर लेकर आए, उसके लिए सप्लीमेंट्स देते थे, उसको पर्टिकुलर एक्सरसाइज करवाते थे, इस तरह से। और बी के साथ ऐसा हुआ कि बी को पैदा होते ही, बी को है ना बेड़ियों में बांध दिया है, बेड़िया जो होती है, ठीक है, उसके अंदर बांध दिया, उसके पैर मतलब एक तरह से बांधे हुए रखे गए, राइट। इसके पैरों को बांध दिया, दोनों चेन से बांध दिया। 20 साल बाद इसका गेट खुला, बोला ले तेरे को आजादी मिलती है, और आजादी मिलते इसको यहाँ पर बी को इस ग्राउंड में खड़ा कर दिया कि तेरे को ए से रेस लगानी। तो दिस इज फॉर श्योर, दिस इज फॉर श्योर दैट ए विल विन, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। ये तो बेचारा 2 कदम चलेगा, लड़खड़ा के गिर जाएगा। अब इसको हमारी सोसाइटी से लिंक करो बच्चों। ए जो है एक मेल है और बी जो है वो फीमेल है। इनको एक ही एग्जाम के अंदर आपने डाल दिया। फीमेल के साथ बहुत बुरा हुआ है हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली इतना बुरा हुआ है, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं जिससे तुम समझ पाओगे। फीमेल से ऐसा कहा जाता था कि अगर तुम पढ़ लिख लिए, ठीक है, अगर तुमने कुछ भी पढ़ लिया ना, एक अक्षर पढ़ लिया, तुमको लिटरेट हो गई तुम, तो तुम्हारा मेल जो होगा, तुम्हारा हस्बैंड जो होगा, है ना, मेल काउंटर पार्ट, मतलब तुम्हारा हस्बैंड जो होगा उसकी डेथ हो जाएगी। आप ये देखो, इनको ऐसे कहा जाता था कि तुम्हारा जो हस्बैंड है ना वही तुम्हारी आइडेंटिटी है, वो मर गया तो मतलब तुम भी मर गए, तो वो जब जल रहा हो तो तुम भी जल जाओ, उसकी जब जो उसकी बॉडी को जला रहे हो तो तुम भी जल जाओ, दैट इज नोन एज सती सिस्टम। ऐसा इसके साथ करा गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस है। तो इसके साथ हमेशा, अब तुमने दोनों को खड़ा कर दिया, चलो भाई आओ लड़ते हैं आईएएस एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा, इसके पास ना पैसे है ना कुछ है, इसके पास कुछ भी इस तरह का नहीं है, राइट। प्लस समाज इसके अगेंस्ट में है, तू नहीं पढ़ेगी, ठीक है, तू पढ़ ली तो पूरा समाज खराब हो जाएगा। तो इसको कुछ अफर्मेटिव एक्शन देना पड़ेगा ना, राइट। तो ये तो नहीं तो 2 कदम चलेगी तो गिर जाएगी। तो इस 100 मीटर की रेस को अगर तुमको एक इक्वलिटी वाले कॉन्सेप्ट से बनाना है, इक्वलिटी वाले कॉन्सेप्ट से, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इस बी को कम से कम 90 मीटर पे खड़ा करना पड़ेगा, बी को 90 मीटर पे खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर हम कहेंगे कि यहां पर इक्वलिटी है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एंड दिस टाइप ऑफ इक्वलिटी इज नोन एज पॉजिटिव इक्वलिटी। इस इक्वलिटी को हम पॉजिटिव इक्वलिटी बोलते हैं। अब हमने इसको एक पार्ट बताया इस एग्जांपल का, फिर इस एग्जांपल को वापस से हम डिस्कस करें, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज पॉजिटिव इक्वलिटी। इसको हम पॉजिटिव इक्वलिटी बोले। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं यहां पर,
ठीक है, इस समाज के अंदर कुछ ऐसे है, वो कहेंगे कि भाई ये गलत कर दिया तुमने, ये तुमने गलत कर दिया, ये हम होने नहीं देंगे। इस समाज के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं चूंकि फिलोसफर्स हैं, ये बोलते हैं कि नहीं नहीं साहब, ये इक्वलिटी नहीं है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ना। इन दोनों की रेस की लाइन यहां पे 0 मीटर पे इन दोनों को खड़ा करना चाहिए आपको। तो देखो 0 मीटर पे जब हम खड़ा कर रहे हैं ए और बी को, ध्यान से सुनना इस बात को, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह की इक्वलिटी है ना, दोनों को 0 मीटर पे खड़ा कर दिया ना, इसका देखा ना इसका देखा, इसको भी 0 मीटर पे खड़ा कर दिया, इसको भी 0 मीटर पे खड़ा कर दिया, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो जब हम इस पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं, तो ऐसे इक्वलिटेरियंस को, ऐसी जो इक्वलिटी को फॉलो करते हैं, उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इक्वलिटी को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें बोल रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग इक्वलिटी तो ये होगा कि दोनों 0 मीटर पे खड़े रहे। श्रुति को क्लियर है ये? यस सर। अंजलि, फरिया, ये समझ में आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? केतन, केतन क्लियर है? यस सर। तो दिस इज 0 मीटर पे खड़ा करना इज व्हाट इज द नेगेटिव इक्वलिटी, और 0 मीटर की जगह बी को 90 मीटर पे खड़ा कर देना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पॉजिटिव इक्वलिटी। इसको अपन पॉजिटिव इक्वलिटी बोले। दोनों पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं ना, ए और बी को कोई 0 मीटर पे खड़ा हुआ देख रहा है, वो कह रहा है कि हाँ भाई ये है इक्वलिटी। इतने में बी को 90 मीटर पे खड़ा कर दिया तो वो घबरा गया, वो बोल रहा है अरे भाई ये इक्वलिटी नहीं है, ये तो कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, हमारी मांगे पूरी करो और एंड ऑल, ठीक है। जबकि एक पर्सन है, ठीक है, वो क्या है, वो ऐसे सीख रहा है कि बी को, यार ये तो बड़ा इक्वलिटी इनइक्वलिटी है, जैसे हमने सोचा, आपने पहले बार डायमेंशन देखो, यार ये क्या कर दिया, बी को कैसे खड़ा कर दिया आप, बी तो हार जाएगा। ऐसे अगर आप सोच रहे हो तो आप पॉजिटिव इक्वलिटी फॉलो कर रहे हो, और रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी पॉजिटिव इक्वलिटी का ही कॉन्सेप्ट। इसमें तो क्या करा, दोनों को 0 मीटर पे खड़ा कर दिया, इसमें तो कुछ आपको करना ही नहीं पड़ा, आपको कोई रूल्स रेगुलेशन बनाने ही नहीं पड़े। पॉजिटिव इक्वलिटी में आपको रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़े कि 90 पे खड़ा करूं कि 80 पे खड़ा करूं कि 85 पे खड़ा करूं कि 100 पे खड़ा करूं, कहां खड़ा करूं उस बी को, ये आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर हम पॉजिटिव इक्वलिटी और नेगेटिव इक्वलिटी के बारे में क्या है, के बारे में हम जान गए। नेगेटिव इक्वलिटी वाला क्या कहता है कि यार कुछ भी मत दो ना, ना अफर्मेटिव एक्शन दो, ना इसको अफर्मेटिव एक्शन दो, ना इसको प्रिविलेजेस दो, कोई बात नहीं, दोनों को कुछ मत दो, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इक्वलिटी, बट दैट इज नेगेटिव इक्वलिटी, जिसके अंदर आपने इसकी हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस के बारे में नहीं समझा, वीकनेस के बारे में नहीं समझा, ये सोसाइटी में कैसे आगे बढ़ पाएगा उसके बारे में सोचा ही नहीं आपने। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम कहें कि पॉजिटिव इक्वलिटी के बारे में हम कुछ समझें कि देयर इज समथिंग नोन एज पॉजिटिव इक्वलिटी और देयर इज समथिंग नोन एज नेगेटिव इक्वलिटी। There are two aspects of equality, negative equality and positive equality. पॉजिटिव इक्वलिटी की अगर हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें, व्हाट इज पॉजिटिव इक्वलिटी, तो पॉजिटिव इक्वलिटी में हम क्या कर रहे हैं, हम सभी को, सोसाइटी के अंदर सभी को एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, चाहे से वो ए हो चाहे से वो बी हो। अब अगर हम ऐसा करते हैं बच्चों कि दोनों को 0 मीटर पे खड़ा कर देते हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिले ना, ए को और बी को अगर 0 मीटर पे खड़ा करते हैं तो बी के पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूर से दिख रहा है कि इक्वल है, पर पास जाकर देखा तो इक्वल नहीं है, इसके पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल नहीं, ये तो हारेगा हारेगा, खड़े होने से पहले हार गया। ठीक है, तो जो बैकवर्ड है उनको हमको क्या करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जिससे कि क्या हो, जिससे कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला कॉन्सेप्ट समझे, जिसके हम कह सके बी के पास भी अपॉर्चुनिटी थी भाई जीतने की, बी के पास भी इक्वल चांस था जीतने का, ऐसा यहां पर तो नहीं दिख रहा हमको। तो बी को जब हमको 95 मीटर पे खड़ा करना पड़ेगा, तब हम कहेंगे हाँ इसके पास इक्वल चांस है अब जीतने का।
तो इसका डेफिनेशन अगर हम बताएं तो इसका मतलब ये हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। किसका खेल हो रहा है? अपॉर्चुनिटी का। जैसे आप बोले थे इक्वल अपॉर्चुनिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव इक्वलिटी की डेफिनेशन हम बना रहे हैं। So that each and every section of society, whether it is A, whether it is B, whether it is rich, whether it is poor, whether it is male, whether it is female, whether it is upper caste or whether it is low caste, availability of opportunity so that each and every section of society get equal chance or equal opportunities to develop itself, अपने आप को डेवलप करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज के अंदर मिले। कि हाँ भाई ए और बी को अंदर, बी को 95 मीटर पे खड़ा कर दिया आपने, तो यहां पर आपको इसको एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल गई ए और बी को। ये तो हुई भाई पॉजिटिव इक्वलिटी की डेफिनेशन। वहीं अगर हम नेगेटिव इक्वलिटी की डेफिनेशन बनाए जिसके अंदर दोनों ए और बी दोनों क्या है 0 मीटर पे खड़े हुए, नेगेटिव इक्वलिटी की डेफिनेशन बनाए तो हम कहे ना इसको प्रिविलेजेस मिली है, ना इसको अफर्मेटिव एक्शन मिला है, ना ए को प्रिविलेज मिली है, ना बी को अफर्मेटिव एक्शन मिला है। प्रिविलेज क्या होती है मैंने आपको बता दिया, अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है। ना तुझे कुछ मिला ना तुझे कुछ मिला, दोनों को 0 मीटर पे खड़ा कर दिया। तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस एंड अफर्मेटिव एक्शंस, अफर्मेटिव एक्शन दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नेगेटिव इक्वलिटी। इसको अपन नेगेटिव इक्वलिटी बोले। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द इक्वलिटी। इसको हम एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वलिटी के अंदर कह रहे हैं। तो देखो डेफिनेशन हम बना ले, पॉजिटिव इक्वलिटी इट मींस availability of opportunity so that each and every section of society has equal chance or opportunity to develop themselves at the fullest। और नेगेटिव इक्वलिटी में एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस एंड अफर्मेटिव एक्शंस दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नेगेटिव इक्वलिटी। एनीबॉडी हैज एनी डाउट पॉजिटिव इक्वलिटी और नेगेटिव इक्वलिटी के बीच में? अब अगर हम देखें इसके अंदर पॉजिटिव इक्वलिटीज डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक है ना, इसमें तो स्टैटिक और एब्सोल्यूट है भाई, सबको 0 मीटर पे खड़ा करना ए और बी को, बस इसमें क्या करना है, सबको इक्वल कर देना है, इक्वल कर देना है। इस चीज के अंदर किसी के बारे में नहीं सोचना है, ना इसको प्रिविलेज देनी ना। ये तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट हो गया ना, इसमें कहीं ऐसा नहीं कर सकते ना, इसमें हम हमेशा 0 पे ही खड़ा करोगे ना। नेगेटिव वाले में, पॉजिटिव वाले में एक तरह से डायनेमिक है, 90 पे करे कि 95 पे करे कि 85 पे करे कि 80 पे करे कि 70 पे करे, डिपेंडिंग अपॉन देन बैकवर्डनेस। तो दिस इज नेगेटिव इक्वलिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो दिस इज स्टैटिक एंड एब्सोल्यूट। आई होप दिस 2 पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ये डायनेमिक है, रिलेटिव है। ठीक है, आई होप दिस 2 पॉइंट इज क्लियर। अब वापस से हम अपना एग्जांपल लेते हैं और फिर आगे देखते हैं। अभी तक हम ऐसे समझ रहे थे बच्चों कि ए और बी ये जो है 0 जो है, अगर इसको 0 मीटर पे खड़ा करते हैं तो नेगेटिव इक्वलिटी। इनको लिए भी कोई फिलोसफर्स है, इनके लिए भी बहुत सारे फिलोसफर्स हमको पढ़ने हैं। जैसे रॉबर्ट नोजिक हमको पढ़ना है, जैसे हमको मिल्टन फ्रीडमैन पढ़ना है इसके अंदर। समझ में आ रहा है? बहुत सारे फिलोसफर्स इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे। एरिस्टोटल इज आल्सो नेगेटिव फिलोसोफर, नेगेटिव इक्वलिटी को सपोर्ट करने वाले फिलोसफर। अरस्तु हमको पढ़ना है, रॉबर्ट नोजिक पढ़ना है, मिल्टन फ्रीडमैन पढ़ना है, और बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हम आपको पढ़ाएंगे जो कि नेगेटिव इक्वलिटी को फॉलो कर रहे हैं। और समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, एक नहीं बहुत सारे, अनेक फिलोसफर्स ऐसे। ठीक है, तो 10 एक फिलोसफर तो हम नेगेटिव वाले ही पढ़ेंगे, 10-12 फिलोसफर। कुछ ऐसे हैं जो कि बी के ऊपर खड़े हैं, बी पे खड़े हैं, बी 95 मीटर पे खड़े करने के, जैसे अमर्त्य सेन हो गए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसे हम कुछ पॉजिटिव फिलोसफर्स भी इसके अंदर पढ़ेंगे जो पॉजिटिव इक्वलिटी को फॉलो कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब इस एग्जांपल को थोड़ा और हम आगे बढ़ाते हैं। बी को 95 मीटर पे खड़ा कर, अब बी को 95 मीटर पे कौन खड़ा कर सकता? ए तो होने नहीं देगा, ये पूरी ताकत लगा देगा अपनी कि बी 95 मीटर पे खड़ा ना हो जाए, इसके चांसेस जीतने के कम हो जाएंगे नहीं तो यहां पर आता है एक स्टेट। स्टेट बोलेगा कि मैं बी को 95 मीटर पे खड़ा करूं। ए कहेगा तू कौन होता है? स्टेट उसके 2 थप्पड़ देगा, चुपचाप बैठ जाएगा।
मतलब स्टेट शुड बी पावरफुल, स्टेट शुड बी पावरफुल देन ए। एक ऐसा स्टेट होना चाहिए यहां पर जो इतना पावरफुल हो कि ए जैसे रिसोर्सफुल आदमी को चुप करा दे। स्टेट के पास ऐसे बहुत सारे अधिकार होने चाहिए, तब जाकर ये काम बैठेगा, तब जाकर भी 95 मीटर पे खड़ा हो पाएगा। तो स्टेट शुड बी मोर पावरफुल भाई, ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, मोर पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए स्टेट। नहीं तो ये रिसोर्सफुल आदमी जो है ना, ये ऐसा होने नहीं देंगे कि बी को आप 95 मीटर पे खड़ा करते। तो ये अफर्मेटिव एक्शन देने के लिए देयर शुड बी ए स्टेट, एंड दैट स्टेट शुड बी वेलफेयरिस्टिक स्टेट। ये वेलफेयरिस्टिक स्टेट होना चाहिए, दैट स्टेट शुड बी पावरफुल स्टेट, इसके पास पावर हो। स्टेट के पास जितना पावर होगा उतना अच्छे से ये बी को 95 मीटर पे खड़ा कर पाएगा। तो यहां पर जो स्टेट है दैट शुड बी पावरफुल। कहां पर बताओ, पॉजिटिव पे कि नेगेटिव पे? बताएं सभी बच्चे। पॉजिटिव पे सर। पॉजिटिव पे है ना? किसी को समझ में आ रहा है ना? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा नेगेटिव पे हो रहा है? पॉजिटिव वाले जो होंगे दैट इज व्हाट, दैट इज ये कहेंगे कि उसमें स्टेट पावरफुल होना चाहिए, 95 मीटर पे खड़ा। यहां पर स्टेट जो है, स्टेट की इतनी पावरफुल होने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तो सबको 0 मीटर पे खड़ा होना है, तो स्टेट का पावर का क्या करेंगे? और स्टेट के पास पावर नहीं होनी चाहिए यहाँ पे इतनी, यहाँ पे स्टेट के पास पावर नहीं होनी चाहिए। अपने आप सिस्टम बन गया है, तो जब सबको 0 मीटर पे खड़ा होना है तो स्टेट के पास पावर नहीं है तभी हो पाएगा। स्टेट के पास पावर आते है तो उसको 95 मीटर पे खड़ा होगा। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां पर सपोज क्लियर है, राइट? अब स्टेट जो है वो भी हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया इसके अंदर। ये 95 मीटर पे खड़ा करने वाला, इसको जो 95 मीटर पे खड़ा करा है बी को, वो कौन है? वो स्टेट ही है। और स्टेट का पावरफुल होना क्यों जरूरी है अपन को इसके अंदर समझ में आ रही। अब थोड़ा हम स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेट क्या होता है ना? देखो, जो स्टेट एक ऐसी एंटिटी है जिसके पास, जो सोसाइटी के अंदर दो चीज कर सकती है। एक तो सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकती है, सोसाइटी का एक तरह से प्रोटेक्टर है स्टेट। कि मान लीजिए सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान ने कल हम पे अटैक कर दिया मान लो, ठीक है, तो स्टेट विल प्रोटेक्ट अस। सोसाइटी के अंदर अगर मान लो लॉ एंड ऑर्डर का कुछ मर्डर हो गया है सोसाइटी के अंदर, तो स्टेट विल प्रोटेक्ट। स्टेट उन क्रिमिनल्स को, सोसाइटी के अंदर अगर मान लीजिए कोई भी मोरल ऑर्डर के अंदर शिफ्ट हुआ तो स्टेट विल प्रोटेक्ट अस। लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट करेगी स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर। स्टेट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल, जो हमारी दूसरी कंट्री, अगेंस्ट अदर कंट्रीज जो कि होस्टाइल है हमारी तरफ। तो दैट इज द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टेट, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। ठीक है। अनदर फंक्शन ऑफ स्टेट इज दैट कि सोसाइटी के अंदर कुछ डिस्क्रिमिनेशन ना हो भाई, सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी है। सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ लोग के पास ही पैसा रहे, है ना? इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। तो यहां पर आप देखेंगे स्टेट जो है दैट शुड बी व्हाट, स्टेट शुड बी प्रोवाइड सम सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। जैसे बी को 95 मीटर पे खड़ा करना है, सोशो इकोनॉमिक राइट्स। जैसे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, उससे बचाना, या फिर मान लो बहुत सारे लोग चोरी करने लग गए तो उनसे बचाना, दैट इज नोन एज प्रोटेक्टर वाला। सोशो इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करना सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, दैट इज नोन एज फंक्शन ऑफ द स्टेट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब स्टेट का फंक्शन पॉजिटिव इक्वलिटी में तो मोर और लेस दोनों ही फंक्शन रहेंगे, पहला फंक्शन भी रहेगा और दूसरा फंक्शन भी रहेगा पॉजिटिव। बट जो स्टेट होगा इन व्हाट, इन द नेगेटिव इक्वलिटी, दैट इज नॉट हैविंग दिस फंक्शन। इस फंक्शन के पास, उसके पास नहीं होता, उसके पास सिर्फ यही फंक्शन इसके अंदर रहे। दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ स्टेट्स, ये जो स्टेट है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज
लिमिटेड स्टेट, है ना। नेगेटिव इक्विलिटेरियन और नेगेटिव इक्विलिटेरियन किस स्टेट को फॉलो करेंगे, जो कि एक लिमिटेड स्टेट हो। इसके अंदर वो है स्टेट, भाई तुम्हारा इतना ही काम है कि तुम एक नाइट वॉचमैन की, एक चौकीदार की भूमिका निभा लो, तुम एक पुलिस वाला ऑर्डर हमको प्रोवाइड कर दो, जिससे कि हमारे कोई रिसोर्सेस को छीन ना ले हमसे। आप दूर ही रहो इस वाली चीज से, तो आप दूर ही रहो इस वाली चीज के लिए, तो आप हमको अकेला छोड़ दो। दैट इज नोन एज लजीज फेरे। हमको अकेला छोड़ दो, ये तो हम अपने आप देख लेंगे। लीव मी अलोन, लजीज फेरे का मतलब लीव मी अलोन। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। यहां पर सबको समझ में आ रहा है। तो यहां पर स्टेट जो है वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि भाई हमको अकेला छोड़ दो। ओ, सिटीजन ऐसे बोल रहे, स्टेट्स को ये वाले अधिकार ही नहीं है। तो मतलब हम ये समझ गए, स्टेट की जब बात उठी तो हम ये समझ गए कि स्टेट जो है पॉजिटिव इक्विलिटी वाली स्टेट, वो पावरफुल होनी चाहिए। स्टेट शुड बी पावरफुल। पॉजिटिव इक्विलिटी वाली स्टेट शुड बी वेलफेयरिस्टिक, शुड बी हैव बोथ फंक्शंस, प्रोटेक्शन भी करे और सोशो इकोनॉमिक राइट्स भी प्रोवाइड करे सिटीजन्स को। जबकि नेगेटिव इक्विलिटी वाली होगी, नेगेटिव इक्विलिटी वाली, दैट इज व्हाट, दैट इज ए लिमिटेड स्टेट, है ना। ये टर्म समझ गए, लिमिटेड स्टेट का मतलब समझ गए। दैट इज व्हाट, दैट इज अ पुलिस स्टेट, एक ही फंक्शन वो कर रहा है। दैट इज व्हाट, दैट इज द नाइट वॉचमैन स्टेट। नाइट वॉचमैन, नाइट वॉचमैन मतलब चौकीदार, ठीक है। तो जब मोदी जी ने बोला था ना कि मैं तो चौकीदार हूं, राइट, तो कई इंटेलेक्चुअल्स ऐसे बोले, हाँ भाई सही में तुम चौकीदार ही हो, फिर तुम सोशो इकोनॉमिक राइट तो प्रोवाइड कर नहीं रहे। समझ में आ रहा है। और ऐसी इकोनॉमी जो होगी, दैट इज व्हाट, दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब ये क्या आ गया कैपिटलिस्ट सोसाइटी, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जांपल। बट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? एनीबडी इज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट? देखो कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं अभी, इनके फिर ऊपर ही हमको पॉजिटिव इक्वलिटी, नेगेटिव इक्वलिटी के ऊपर ही हमको फिलोसफर्स पढ़ना। एनीबडी इज इन डाउट, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, अब चलो, अब हम थोड़ा सा आगे इसके अंदर समझते हैं, है ना। अब एक दो एग्जांपल हम और ले लेते हैं, फिर इसके आगे हम चलेंगे। अब एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि मान लीजिए यहां पे कुछ लोग हैं, these two peoples are the poor people और these three peoples are not poor, not so poor। ये लोग गरीब लोग हैं, ये बेचारे अमीर लोग हो गए, ठीक है। अब यहां पे देयर आर 5 पीस ऑफ लैंड, ठीक है। दे आर व्हाट, दे आर 5 पीसेस ऑफ लैंड। जस्ट गिव मी अ मिनट। राइट, 5 लोग हैं, 5 जमीन के टुकड़े। अब इन 5 जमीन के टुकड़ों को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 5 लोगों को। ये भाई गरीब है बहुत, ये अमीर है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर एक आया ए, बोले मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। ए था अपना नेगेटिव इक्विलिटेरियन, इक्वालिटेरियन, नेगेटिव वाले को मानता था। तो ये क्या बोलेगा, सबको एक एक दे दो, इसको 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 एक दे दो, काम खत्म। चलो, नेगेटिव इक्विलिटी में भी जो बहुत ही कम डिग्री का नेगेटिव इक्विलिटेरियन है, वो इस तरह से बोल रहा है। अब क्या हुआ, इन तीनों ने, ये तीन जो थे ना, ये बहुत रिच लोग थे, इनके पास रिसोर्स था, रिसोर्स भी बहुत अच्छा था इनके पास, हाई इंटेलेक्चुअल लेवल है इनके पास, हाईली इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज्यादा इनका, इनके पास पावर भी है। तो इन्होंने इन 3 जमीन के टुकड़ों को लिया और यहाँ पे इंडस्ट्री खोल दी, क्योंकि पैसा भी बहुत था, रिच भी है, रिसोर्स भी है, इंडस्ट्री खोल दी। अब ये दो लोग थे
ये तो क्या कर पाए, ज्यादा से ज्यादा इस लैंड के ऊपर ये एग्रीकल्चर कर लेंगे। तो इक्वलिटी विल नॉट बी देयर ना। अब देखो ये तो बेचारे एग्रीकल्चर ही करते रह गए, ये लोगों ने इंडस्ट्री खोलकर, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरिकली बैकवर्डनेस है, ये लोग किसी कारणवश से, हो सकता है ये विमेन हो सकता है कि ये एससी के हो सकता है ये शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, अदर बैकवर्ड सेक्शन हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी है अभी अपने क्राइटेरिया रिजर्वेशन का। तो इनको क्या हुआ, इनको तो प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि भाई ये तो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, क्यों, तो ये अमीर नहीं बन पाएंगे। अगेन दे विल बिकम मोर रिच, दे विल बिकम लेस रिच। तो हमें इनको कुछ अफर्मेटिव एक्शंस देने पड़ेंगे, जैसे इनको सिखा दें कि भाई देखो तुमको इंडस्ट्री खोलने के लिए क्या क्या चाहिए, इनको सारा सामान ला कर दे दें। तो इनके पास रिसोर्सेज हैं तो स्टेट को इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना पड़े। इनके पास इंटेलेक्चुअल लेवल है तो स्टेट को इनकी इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ानी पड़ेगी, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, इनका राइट स्किल डेवलपमेंट इनका करना पड़ेगा। तब जाकर एक ही चीज, ये भी रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। वही बी को 95 मीटर पे खड़ा करना पड़ेगा, तभी जाकर इक्वलिटी विल बी देयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर इक्वलिटी विल बी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। तो ऐसा सिस्टम करने के लिए पॉजिटिव इक्वलिटेरियन होना चाहिए। पॉजिटिव इक्वलिटेरियन कहेगा कि भाई एक तो ये गरीब लोग हैं तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज तो करो, इसके अंदर 3 जमीन के टुकड़े इनको दे दो, प्लस इनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट करो। समझ में आ रहा? एक और पर्सन आया, एक और पर्सन ने ऐसे बोला कि मैं तुमको एक और चीज बताता हूं, ठीक है। बोले, हमने कहा कि क्या चीज बताओगे। उन्होंने बोला ये 5 जमीन के टुकड़े हैं ना, ये 5 जमीन के टुकड़े हैं ना, इन 5 लोगों के अंदर मत बांटो, ये 5 जमीन के टुकड़े इन 3 लोगों को दे दो। हमने बोला ऐसा कैसे कर रहा है पागल, बहुत इनइक्वलिटी क्रिएट हो जाएगी। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वलिटी क्रिएट हो जाएगी। 5 इंडस्ट्री खुल जाएगी, पहले 3 इंडस्ट्री खुल रही थी, अब 5 इंडस्ट्री खुल जाएगी, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा भाई। समझ में आ रहा है? तो यहां पे अफर्मेटिव एक्शन की जगह यहां पे तो प्रिविलेजेस दे दिए, इनको सारा जमीन का टुकड़ा दे दिया, और फिर अफर्मेटिव एक्शंस विल बी देयर, अफर्मेटिव एक्शन विल नॉट बी देयर। तो यह तो बहुत ज्यादा ओवर बन जाएंगे, ये बहुत ज्यादा। हम ऐसे बोलेंगे भाई क्या दिमाग लगा के तूने ऐसे करा। ये बोलेगा देखो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा ना, इनको तुमने 2 जमीन के टुकड़े दे दिए, मान लो इनको 2 जमीन के टुकड़े तुमने दे दिए, तो ये 2 जमीन के टुकड़े को वेस्ट ही कर रहे हैं एक तरह से एग्रीकल्चर करके, और एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कर रहे हैं भाई, इनके पास रिसोर्स ही नहीं है। तो जिनके पास रिसोर्स नहीं है उनको वो कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएंगे इकोनॉमी के अंदर ज्यादा, तो इनको ही ज्यादा दे दो। अरस्तु ऐसे ही बोलेंगे, एरिस्टोटल, आगे चल के पढ़ेंगे। एक बंदा ऐसा है यार, देने की क्या जरूरत है, आप हट ही जाओ यहां से, जिसको लेना होगा ना अपना आप ले लेगा, आप क्यों दे रहे हो जबरदस्ती। तो सिस्टम को खुला छोड़ दो। सिस्टम को खुला छोड़ने का मतलब क्या है, ये जो 5 लोग हैं इनको बोल दो भाई तुम्हारी मर्जी हो जैसे ले लो। तो आप बताओ यहां पर कौन लैंड के टुकड़े लेगा, अगर आपको और अंबानी को दोनों को मौका मिले कि जमीन है जितनी, एक जमीन है मान लो, और आपको कोई बोले अंबानी और आप बोले दोनों के पास खुली छूट है, स्टेट है ही नहीं सिस्टम के अंदर, स्टेट लिमिटेड स्टेट है, कोई भी जमीन का टुकड़ा ले सकता है, तो अंबानी तो आपको मरवा ही देगा। कोई भी ले सकता है, कुछ भी कर लो तुम, कोई भी ले सकता है, तो अंबानी तो आपको कभी लेने नहीं देगा जमीन का टुकड़ा। अंबानी मतलब कोई हम नेगेटिव किसी के लिए नहीं बोल रहे, ठीक है, कहीं अंबानी सपोर्टर्स हर्ट ना हो जाए इससे, ठीक है। मतलब हम कह रहे हैं कि रिच पर्सन जिसके पास रिसोर्स होगा ना, ठीक है, वो तो ये जमीन का टुकड़ा आपको नहीं लेने देगा। तो मतलब ये सारे के सारे रिसोर्स इनके अंदर, इनके पास ही रहेंगे। दैट इज नोन एज मार्केट इकोनॉमी, कि मार्केट विल टेक इट्स ओन कोर्स, एवरीथिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट, दैट इज व्हाट, दैट इज डिमांड और सप्लाई। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो जाएगी, जिसके पास जितनी मेरिट है, जिसके पास जितना रिसोर्स है, वो रिसोर्सेस को कैप्चर कर लेगा।
तो दैट इज मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। तो प्रोडक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जितनी डिमांड है उसकी सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर डिमांड कुछ ऐसी चीज की है जो कि रिच लोग ही अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वही चीज बनेगी, पुअर चीज लोगों के लिए चीजें ही नहीं बनेगी फिर। तो दिस इज नोन एज मार्केट इकोनॉमी आल्सो। जो नेगेटिव इक्वलिटी होता है, नेगेटिव इक्वलिटेरियन होता है, वो इस सिस्टम को फॉलो करना चाहता है, मार्केट इकोनॉमी। कि मार्केट को खुला छोड़ो भाई, मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ चीज को आपने रिजर्व करके रख दिया, खुला छोड़ दो। स्टेट तुम्हारा कोई काम नहीं है, स्टेट यू आर ए लिमिटेड स्टेट। और ऐसी ही स्टेट, ऐसी आइडियोलॉजी को हम कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं, जिसके अंदर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इसको 95 मीटर पे खड़ा कर दिया, इसको इस पे कर दिया, इसको ये रिसोर्स दे दिया, इसको वो दे दिया, इसको जमीन का टुकड़ा इसको दे दिया, है ना, गरीब आदमी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको खुला छोड़ो, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। मार्केट शुड बी ओपन, देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द मार्केट। जैसे पहले हम कहे एलपीजी रिफॉर्म से पहले हमारा जो सिस्टम होता था वो इस तरह का होता था कि अगर मान लीजिए कुछ आपको प्रोड्यूस करना है, इफ यू हैव टू प्रोड्यूस समथिंग, यू आर ए प्रोड्यूसर, तो क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, ठीक है, इन हाउ मच क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस करना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट पहले ऐसी थी। क्या आपको प्रोड्यूस करना है ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि सर्टेन सेक्टर्स आर रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट ओनली, जिसमें प्राइवेट आ ही नहीं सकता था। कितना कैसे प्रोड्यूस करना है ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, कि भाई लेबर के क्या राइट्स होंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, राइट, सब चीजें जो भी प्रोडक्शन के अंदर होती है वो सब चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। वेयर टू प्रोड्यूस, कहाँ प्रोड्यूस करना है ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि यहाँ पे इंडस्ट्री खुलनी चाहिए, यहाँ पे नहीं खुलनी चाहिए। ठीक है, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी, कि 100 से ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो आपको दूसरा लाइसेंस लेना पड़ेगा। एमआरटीपी एक्ट भी था पहले, ठीक है, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, आपको पढ़ाई हुई है ये सब चीजें। तो एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही सब कुछ डिटरमाइन कर रही है। तो दैट सिस्टम इज नोन एज व्हाट, दैट सिस्टम इज नोन एज हाईली गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है पूरी पावरफुल है। तो इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे कि नेगेटिव बोलेंगे, बताओ। इसको हम पॉजिटिव इक्वलिटी बोलेंगे कि सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है जिससे कि सब चीजें ठीक हो। पर एक दिक्कत आ गई, हमने इनको इतनी ज्यादा पावर दे दी ना, इसके कारण फिर करप्शन होने लग गया। कि आपको लाइसेंस चाहिए इंडस्ट्री खोलने के लिए, लाओ भाई एक सूटकेस दे दो तब जाकर आपको लाइसेंस मिलेगा। दैट विल लीड्स टुवर्ड्स व्हाट, करप्शन। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण करप्शन यहां पर आ जाए। दैट विल लीड्स टुवर्ड्स व्हाट, दैट विल लीड्स टुवर्ड्स द ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है, फली फुली। ब्लोटेड पेपर होता है ना, इंक, इंक को पूरा सूख लेता है, खुद मोटा हो जाता है, वैसे सारे रिसोर्सेज को इसने ले लिया, ब्यूरोक्रेसी ने ले लिया, ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी। आई होप दिस इज क्लियर। कल आप सबका टेस्ट है बच्चों, है ना, और कल अपन क्लास भी रख लेते हैं। कल मॉर्निंग में क्लास रख लेते हैं, इवनिंग में टेस्ट देना है, ऐसा कुछ कर लेते हैं ना। कल भी क्लास रख लेते हैं, क्यों अपन जबरदस्ती क्लास ऑफ करें अपनी। ठीक है, टेस्ट का तो काफी दिनों पहले से बोल रखा है, तो मॉर्निंग में क्लास रख लेंगे और इवनिंग में आप लोग टेस्ट दे देना। ठीक है, ऐसा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये कुछ चीजें हैं जो आपको इसके अंदर समझनी चाहिए। अब मैं अगर आपसे ये चीज बोलूं, कुछ पॉइंट्स और आपको बोलूं कि यहाँ पे स्टेट इज कैपिटलिस्टिक स्टेट, स्टेट इज पुलिस स्टेट, नाइट वॉचमैन और लेजिस्लेटिव नेगेटिव है, तो दैट इज ओके। मार्केट इकोनॉमी यहाँ पे फॉलो होगी। यहाँ पे वेलफेयरिस्टिक सोसाइटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तो सबको क्लियर है। जस्ट टेक ए ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स और 2 मिनट के बाद फिर अपन वापस इसके अंदर कंटिन्यू। जस्ट टेक ए ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स।
चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं नेगेटिव इक्वलिटी के बारे में। जस्ट अ सेकेंड, ये आपको दिख जाए इससे। ये देखिए, नेगेटिव इक्वलिटी ये सब पढ़े, मींस फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, प्रिविलेजेस एंड आर्बिट्री ट्रीटमेंट। ठीक है, दैट इज नोन एज नेगेटिव इक्वलिटी। फोकस ऑन रिमूविंग बैरियर्स सो दैट नो वन इज ट्रीटेड अनफेयरली और स्पेशल एडवांटेज बेस्ड ऑन द स्टेटस। इट इज अबाउट द इक्वल ट्रीटमेंट। अच्छा, एक सेकेंड, ये वाला डेफिनेशन, रोल ऑफ स्टेट देख लीजिए, है ना, वो थोड़ा सा गलत ऐड हो गया। रोल ऑफ स्टेट के अंदर देखो, इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पॉजिटिव इक्वलिटी द स्टेट इज पावरफुल, वेलफेयरिस्टिक एंड इक्वालिटेरियन। ठीक है, इट एक्टिवली इंटरवीन्स इन द सोसाइटी टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज, प्रोवाइड सोशल वेलफेयर एंड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज थ्रू द पॉलिसीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड अफर्मेटिव एक्शंस। राइट, the state plays a central role in building capacities and redistributing resources to achieve substantive equality. Right? In contrast, laissez-faire के अंदर क्या होगा? Limited role है, often aligned with the capitalist principle. Main function is no one is above the law, that everyone enjoy the freedom from the what? From interference, discriminations or the privileges. ठीक है? कोई आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई प्रिविलेजेस नहीं दे रखा है, नो इंटरवेंशन है। स्टेट इंटरवीन्स मिनिमली, फोकसिंग ऑन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है, एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर रेदर देन एक्टिवली प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर और द इकोनॉमिक इक्वलिटी। दैट इज द रोल ऑफ द स्टेट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इनकी लिमिटेशंस भी है, पर लिमिटेशंस हम जब लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम अंडरस्टैंड कर लेंगे व्हाट आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इक्वलिटी। राइट, अब हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, और इक्वलिटी की फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी के अंदर हम जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज नोन एज लीगल इक्वलिटी। लीगल इक्वलिटी, अच्छा, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फॉलो कर रहे हैं दैट इज पॉजिटिव इक्वलिटी। पॉजिटिव इक्वलिटी को हम फॉलो कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, राइट, हम नेगेटिव इक्वलिटी को फॉलो नहीं कर रहे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिबर्टी का मतलब क्या है? पॉजिटिव इक्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्म ऑफ इक्वलिटी के अंदर लीगल इक्वलिटी पढ़ेंगे। लीगल इक्वलिटी के अंदर दो कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कैन एनीबॉडी लेट मी नो व्हाट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? अच्छा, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या बेसिक डिफरेंस है? एनीबॉडी इन द क्लास कैन लेट मी नो, बिकॉज पॉलिटी के अंदर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। एनीबॉडी इन द क्लास? और मैं ऐसे पूछूं आपको कौन सा पॉजिटिव इक्वलिटी है, कौन सा नेगेटिव इक्वलिटी है, तो क्या आप इसके अंदर बताओगे? आपने ऐसे किसी ने बोला था सर इक्वलिटी इक्वलिटी बिफोर लॉ नेगेटिव नेगेटिव, होगा शायद, और वेरी गुड, वेरी गुड, नेगेटिव ही है, और इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज पॉजिटिव। वेरी गुड, वेरी गुड। कैन यू एक्सप्लेन मी द डिफरेंस ऑल्सो, कि एक बेसिक डिफरेंस, क्योंकि आप यहाँ पर जो बैठे हैं सब पॉलिटी तो पढ़ ही चुके हैं, और पॉलिटी के अंदर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं पढ़ा होगा ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि ये बेसिक है। यस, श्रुति कैन एक्सप्लेन। सर एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगी, पर आपको ये क्या एडवांटेज है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, चलो, केतन कैन लेट मी नो, अंजलि, केतन। सर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आई गेस सभी को सेम लीगल राइट्स मिलते हैं। ओके, इसमें लीगल राइट सेम नहीं मिलते? इसमें सर अमीर को ज्यादा मिल जाएंगे, गरीब को ज्यादा मिल जाएंगे, कम मिल जाएंगे, ऐसा? केतन, कंफ्यूज हूँ सर थोड़ा सा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे सर जिससे कि आई आप थिंक दोनों, जिस पर ये सर दोनों में तो इक्वल होना चाहिए ना। हाँ, अभी हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर क्या डिफरेंस है और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है। राइट,
तो दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ये देखो दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, पर दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है, पहले अपन ये अंडरस्टैंड करें, व्हाट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि कोई भी हो उसके लिए लॉ सेम है, लॉ इज सेम फॉर एवरीवन, लॉ इज सेम फॉर एवरीवन। मान लीजिए सलमान खान ने किसी को मार दिया, ठीक है, कार से, या फिर किसी एक गरीब आदमी ने कार से मार दिया, तो दोनों के लिए लॉ सेम है। ऐसा नहीं कि ये सलमान खान था तो इसको लॉ के अंदर कुछ क्या दे देगी, रियायत दी जाएगी, नहीं, इसको भी नहीं दी जाएगी और इसको भी नहीं दी जाएगी। लॉ इज सेम फॉर ऑल, सबको 0 मीटर पे खड़ा होकर देख रहे हैं, कोई प्रिविलेजेस किसी के पास नहीं, कोई अफर्मेटिव एक्शन यहां पर नहीं दे। लॉ जो है, कानून इस तरह से सोचकर बनाया जा रहा है कि हर एक क्या है, हर एक इक्वल है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर जो कानून बनाया जा रहा है वो ये समझ के दिखा रहा है, कोई गरीब कोई अमीर उसको नहीं देख रहा है, कानून की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। नोबडी इज अबोव द लॉ, ना सलमान खान अबोव द लॉ है, ना ये पर्सन अबोव द लॉ है। हर कोई लॉ के सामने झुकेगा, लॉ के सामने झुकेगा। एक तो ऐसा है कि एक तो झुकना ऐसा होता है कि बिल्कुल ही झुक गए, एक झुकना ऐसा होता है कि आधी झुके, एक बस ऐसे ही कर दिया। सब एक इक्वल झुकेंगे, इक्वल झुकेंगे मतलब अगर मान लो ये ज्यादा झुक रहा है तो सब ज्यादा ही झुकेंगे या फिर सब कम ही झुकेंगे। जितना झुकना है उतना सबके लिए सेम होना चाहिए। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ एवरी सिटीजन अंडर द लॉ ऑफ लैंड, हर कोई इक्वली ही एक तरह से वो करेगा लॉ के सामने। इक्वलिटी बिफोर लॉ, देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस इन दिस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोबडी इज अबव द लॉ एंड इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ एवरीवन बिफोर द लॉ। यहां पर आप अमीर है गरीब है कुछ है क्या है, यहां पर कुछ नहीं देखा जा रहा, दैट्स वाई दोनों को 0 मीटर पे खड़ा कर दिया। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट, कोई एग्जेम्पशन किसी को नहीं दिया जा रहा। जनरली ये क्रिमिनल लॉज के अंदर ही फॉलो कराया जाता है कि भाई तूने भी मर्डर करा है, तूने भी मर्डर करा है, तू सलमान खान है। खैर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, सलमान खान आज आजाद घूम रहे हैं, ठीक है, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, राइट। बट हम कह रहे हैं कि हम ये क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब तो भाई यही है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। नो वन इज अबोव लॉ, अगर आप अमीर हैं गरीब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लॉ की कानून की आंखों पे पट्टी बंधी हुई, सेम जुडिशियल प्रोसेस से आपको देना पड़े, कोई स्पेशल बेनिफिट स्पेशल असिस्टेंस यहां पर प्रोवाइड नहीं करा जा रहा, डिसएडवांटेज ग्रुप को भी नहीं करा जा रहा। अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ से अगर आप रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाओगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वहां पर ये नहीं देखा जा रहा कौन गरीब है कौन अमीर है। इसका मतलब ये है कि लीगल स्टेटस में इनइक्वालिटी सारी हमने हटा दी। हमको ये नहीं देखना कि कौन अमीर है कौन गरीब है, उसके हिसाब से कानून नहीं बनाना। हमें कानून कैसे बनाना है, आंखों पे पट्टी बांधकर। हमें नहीं पता कि सोसाइटी कैसी है, ठीक है। तो लीगल इक्वलिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी बिफोर लॉ जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस एज वेल एज अफर्मेटिव एक्शंस, यही डेफिनेशन थी नेगेटिव इक्वलिटी की। नोबडी इज अबव द लॉ, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ एवरी सिटीजन अंडर द लॉ ऑफ लैंड, ये एक तरह से नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर आपसे अभी ये पूछ लिया जाता, आपने पॉलिटी पढ़ ली है सब बच्चों ने, आपसे इक्वलिटी बिफोर लॉ के ऊपर कि इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ए नेगेटिव, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज ए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, तो यहीं पे तुम फेल हो जाते, समझ लो। दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी पढ़ चुके होंगे पर ऐसे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो एक तरह से आपके रिवाइज भी होंगे और बहुत अच्छे से तुम्हारे दिमाग में जाएंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक बार मैं एक इंस्टीट्यूट में देख रहा था, ठीक है, मैं वहां पे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने सर से पूछा, सर इक्वलिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है। टीचर को नहीं पता था, पता नहीं क्या क्या समझाने लग गया उसको। मेरे को लगा मैं बता दूं, पर फिर वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, राइट। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, नेगेटिव। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, बच्चों ध्यान रखो।
मैंने एक बार और बोला था क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, पिछली बार बोला था मैंने, देख लेना रिकॉर्डिंग जाकर, ये क्वेश्चन आएगा, आज आ सकता है क्योंकि किताबों में नहीं दे रखा। ठीक है, ये वाली चीज मैंने आपको कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स, ये तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में बताया था। इससे 3 क्वेश्चन आ गए इस बार प्रीलिम्स में। मैंने कहा था ये किताबों में नहीं दे रखा और यूपीएससी को भी पता है ये किताबों में नहीं दे रखा, तो इस पे से क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस। समझ में आ रहा है? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नेगेटिव कॉन्सेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन आल्सो। It is called negative aspect of equality. ये equality before law negative because it concerned with removing certain things rather than providing new advantage. कोई advantage नहीं दे रहा, ठीक है। Equality before law focus on the absence of the special privileges, arbitrary exemptions and separate legal system for the certain class of people. ऐसा कुछ भी नहीं, इसका absence होना चाहिए। It ensure that no one is above the law, कोई भी law के ऊपर नहीं है, and that all individual regardless of their status are equally subject to the same judicial process. That's why negative, दोनों सबको 0 मीटर पे खड़ा कर दिया इसने लाकर, यही तो था अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव एस्पेक्ट। How it does not actively grant special benefits or assistance to disadvantaged groups, nor does it aims to build their capabilities. ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं कर रहा कि भाई रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट देंगे, ऐसा नहीं, वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर आ जाएगा, वो हम अभी पढ़ेंगे। Its main function is to remove the inequality for the legal status, not to create equality of opportunity and capabilities. ठीक है, I hope this is clear to everyone. सेकंड जो होता है दैट इज व्हाट, दैट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन एस्पेक्ट ऑफ लॉ का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अच्छा, इक्वलिटी बिफोर लॉ सबको क्लियर है ना? एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस वन? प्लीज लेट मी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर एक तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट यहां पे कंसीडर करा जाता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर ये देखा जाएगा कि भाई जो कानून बन रहा है, जो लॉ हमारा बन रहा है, उसके अंदर कुछ अफर्मेटिव एक्शन के प्रोविजंस तो है ना, कहीं उसके अंदर अफर्मेटिव एक्शन के प्रोविजंस ना। फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के अंदर एक प्रोविजन ये भी दे रखा है कि 25% सीट्स इन द प्राइवेट स्कूल्स शुड बी रिजर्व फॉर द व्हाट, फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। प्राइवेट स्कूल के अंदर ये रिजर्व होनी चाहिए 25% ऑफ सीट्स, सब्सिडाइज रेट पे उनको पढ़ाया जाए, ये कानून के अंदर। तो राइट टू एजुकेशन के अंदर एक तरह से इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना, हर एक को अधिकार। अच्छा, इसकी पहली लाइन देखो, हर एक को अधिकार होना चाहिए एजुकेशन का, ठीक है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, है ना। तो दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ ना। हम देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स को देखें, फंडामेंटल राइट्स तो पढ़े होंगे कम से कम। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर अगर हम देखें आर्टिकल 15 को, आर्टिकल 15 का मतलब किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, इनके बीच में इससे नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन, रेस, कास्ट, बर्थ, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, क्रीड, इनके बेसिस पे नहीं होना चाहिए, रिलीजन, इनके बेसिस पे नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से रेजिडेंस के बेसिस, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये क्या कहता है आर्टिकल 15, दैट इज आर्टिकल 15 की जो पहली लाइन है और सभी फंडामेंटल राइट की जो पहली लाइन है, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकी जो पहली लाइन है, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। पर 15 क्लॉज 4 के अंदर ये दे रखा है कि सर्टेन सीट शुड बी रिजर्व फॉर दिस, तो दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें जो एक्सेप्शन दे रखे हैं दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कुछ सीट्स जो होती है वो रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है। कि स्टेट जो है, जैसे 16 क्लॉज 4 के अंदर दे रखा है, सॉरी, स्टेट जो है कुछ ऐसी प्रोविजंस बनाए, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है वीमेन के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, सोशली एंड इकोनॉमिक, सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए,
इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, है ना। तो इसके अंदर ये एक तरह से क्या है, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहली लाइन जो है वो तो है कि सबके लिए सब डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करे स्टेट किसी के लिए, पर स्टेट इनके लिए कर सकता है, लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा। इसी तरह से 16 के अंदर लिख रखा है कि इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट 16 क्लॉज 4 के अंदर आई थिंक, राइट, अगर मैं करेक्ट हूं तो, राइट, पर कुछ 16 क्लॉज 3 के अंदर हो सकता है, ऐसा लिख रखा है कि रिजर्वेशन शुड बी देयर, सम सीट्स शुड बी रिजर्व। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर एक डिक्टम फॉलो कराया जाता है कि इक्वल्स should be treated as equal, and unequal should be treated as what, unequal, unequal को unequal की तरह ट्रीट करना है। अब इसका मतलब क्या है, इक्वल शुड बी, ये एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है तुम्हारे लिए कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, इसको दोनों साइड अपन ले सकते हैं, एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड एज अनइक्वल, इसको हम दोनों साइड ले सकते हैं, ये एरिस्टोटल की दी हुई लाइन है। पॉजिटिव इक्वलिटी में भी ले सकते हैं, नेगेटिव इक्वलिटी में भी ले सकते हैं। इसको जब हम एरिस्टोटल पढ़ेंगे ना तब हम इसको समझेंगे। पॉजिटिव इक्वलिटी में एरिस्टोटल ने इसको नेगेटिव इक्वलिटी के पर्सपेक्टिव से बताया, हम इसको पॉजिटिव इक्वलिटी, तो हम इसको जब एरिस्टोटल पढ़ेंगे तो हम इस लाइन को लेकर आएंगे, तब मैं आपको ये समझाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज इक्वल, लीगल इक्वलिटी, ये लीगल इक्वलिटी। अब हम जाए दूसरी इक्वलिटी के बारे में, पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या है? एवरी इंडिविजुअल शुड हैव पार्टिसिपेशन इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, कि हर एक को एक तरह से पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या है ये समझो, पॉलिटिकल जो अफेयर्स है स्टेट के उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए हर एक इंडिविजुअल जो है, दैट इज व्हाट, दैट शुड बी अलाउड, उसके पास इक्वल पार्टिसिपेशन है, इक्वल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ऑफ स्टेट। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है भाई, एक इंडिविजुअल है और ये स्टेट है, ये इंडिविजुअल्स, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ठीक है, इस तरह से। अब राम, श्याम, मोहन, सोहन को इक्वल होना चाहिए पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द स्टेट के अंदर, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मतलब राम अगर स्टेट को इलेक्ट कर रहा है, इलेक्शन हो रहा है, तो राम को भी राइट टू वोट होना चाहिए, श्याम को भी होना चाहिए, मोहन को भी होना चाहिए, सोहन को भी होना चाहिए, ठीक है। राम अगर मान लो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो राम को भी होना चाहिए, सोहन को भी होना चाहिए, मोहन को भी होना चाहिए और श्याम को भी होना चाहिए। राम मान लो कोई स्टेट के अंदर अगर मान लो इनमें से कोई भी अगर मान लो किसी पोस्ट के ऊपर आना चाहता है तो सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल एक्सेस होना चाहिए पोस्ट, मतलब ये जो पब्लिक ऑफिसेस हैं और उनकी पोजीशंस जो है, इसके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, इसके पास भी होना चाहिए, इस भाई के पास भी होना चाहिए, सबके पास होना। दैट इज पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। क्या अगर पॉलिटिकल मतलब स्टेट अगर कुछ राइट्स दे तो सबको दे भाई, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। तो एवरी इंडिविजुअल शुड हैव इक्वल पार्टिसिपेशन इन द अफेयर ऑफ द स्टेट, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, रीजन, राइट। It means that every individual has the same political rights and opportunities such as right to vote on equal terms, right to contest elections, equal freedom to join the political parties, equal access to the public offices, equal protection of political freedoms like speech, expressions and petitions। ये सब चीजें होना चाहिए। इसका मतलब in essence political equality ensure that no one's political power is greater simply because of their social or the economic। ऐसा नहीं कि अंबानी जो है 10 बार वोट कर सकता है, नहीं, एक ही बार वोट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो अडानी जो है वो क्या कर सकता है, वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं, कोई भी कर सकता है। इट इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडेशन, दैट इज फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज इट गारंटीज दैट गवर्नमेंट्स रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल एज ए होल, नॉट जस्ट द प्रिविलेज्ड फ्यू। ठीक है, आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन। एक फॉर्म ऑफ इक्वलिटी जो होता है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक इक्वलिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी जिसको हम बोलते हैं,
अब इकोनॉमिक इक्वलिटी में क्या होता है समझो, इकोनॉमिक इक्वलिटी रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर देयर इज अ फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अमंग ऑल द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सब मेंबर ऑफ सोसाइटी के पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सेम हो, इनकम सेम हो, ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सेम हो, सो दैट नो वन सफर्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉवर्टी और एंजॉय एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड द पावर। ठीक है, कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड बी देयर। और यहां पर हमारे 39B और 39C, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन योर कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। 39B मतलब ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज शुड बी इन सच अ मैनर सो दैट इट कैन सबसर्व द कॉमन गुड, कॉमन गुड को सबसर्व कर सके। 39C का मतलब यह है, ये याद है, रटे होने चाहिए आपको, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ये दोनों आर्टिकल याद होने चाहिए आपको। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। दिस इज ग्रेटर देन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट से भी ज्यादा है डीपीएसपी के पॉइंट से। तो इनको हम समझेंगे पर नेक्स्ट क्लास के अंदर, व्हाट इज 39B, व्हाट इज 39C, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन समझेंगे, राइट। अभी तक की जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आप इसके अंदर कर दो। आज राखी का फेस्टिवल भी है, सभी बच्चे राखी के फेस्टिवल को एंजॉय करो, ठीक है। आज अपन इतनी क्लास रखते हैं, कल भी अपन क्लास रखेंगे। कल अपन 6 बजे की क्लास, 6:30 पे ही क्लास रखते हैं, 6:30 AM पर, राइट। 6:30 बजे आपकी क्लास होगी कल। और कल भी 2 घंटे की क्लास रख लेंगे, 2-3 घंटे की क्लास रख लेंगे। कल हम थोड़ा सा इंडियन फिलोसफी के बारे में भी कुछ पॉइंट्स को, कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज करते रहेंगे, राइट। कोई भी कॉन्सेप्ट पकड़ के इसको रिवाइज कर देंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, है ना। इकोनॉमिक इक्वालिटी के आगे अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।